सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, वॉइस आ रही है प्रॉपर? ओके। यश चौबे, पल्लवी तुम मैथ्स इंग्लिश किससे पढ़ती हो? यश बेटा इधर इधर देखो जरा थोड़ा, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, दिख रहा हूँ। चलो तो शुरू किया जाए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस हो जाएं थोड़े से, करिए जरा जल्दी से जल्दी से। गुड मॉर्निंग। आलू पराठा खा के आए हो ना? आस्था जी बिल्कुल गलत, गोभी के पराठे खा के आया हूँ। डंडा टोड़ूंग टोड़ूंग दिच, क्यों क्या है भाई ये लिख रहे हो? मतलब क्या तुम लोग को दौरे पड़ने लगते हैं क्या? क्यों, मैं तो बस मियाऊं करता हूँ, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? चलो तो आज मैं टाइम पे हूँ, ठीक है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है? क्या निर्वात में ट्रैवल कर सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, बिल्कुल नहीं। साउंड इज प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यस, साउंड ट्रैवल्स एज अ मैकेनिकल वेव। यस, 1 2 का 4, सॉरी 1 3 का 4, ऑप्शन नंबर ए। लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में यानी अनुदैर्घ्य तरंग में यही होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के डायरेक्शन में, जैसे वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल्स भी ऐसे इसी डायरेक्शन में आगे पीछे करके वाइब्रेट करते हैं। तभी याद हो तो पी वेव्स हमारी सीस्मिक वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग कॉज करती हैं। कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, नो इट इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। रेयरिफैक्शन इज अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट और रीजन ऑफ लो प्रेशर। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। हमारे एक ज्योग्राफी के टीचर थे, वहाँ पे जब लॉन्गिट्यूड आता लॉन्जिट्यूड ऐसे बोलते थे, लॉन्जी, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होंगी। आंसर होगा 1 3 का 4, अगेन ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। यस, बिकॉज पार्टिकल्स पास पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स स्लोवेस्ट इन गैस। यस। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें पहले बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती, बाद में दिखाई देती, लेकिन हमें दिखाई पहले देती है, सुनाई बाद में देती है, नहीं। चलो तरुण, मैं रात से रो रही हूँ। तरुण, अच्छा अब हंसी नहीं रुक रही है, क्यों? चलो, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। क्या स्पीड ऑफ साउंड मीडियम में डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। तो 1 2 का 4। फ्रीक्वेंसी और पिच, बताइए। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच। और क्या चीज़ है जो डिटरमाइन करती है लाउडनेस ऑफ द साउंड को, जिसको कि हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं, मापते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है वो हर्ट्ज है, बिल्कुल सही बात है। हाई पिच मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, नो। हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं एक सेकंड में? ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं, ज़्यादा पिच होगी आपकी, ठीक है, यानी श्रिलनेस ज़्यादा होगी वॉइस में। लो पिच मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, ये आपका सही हो जाएगा 1 2 का 4। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस अबाउट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एंड एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल बात सही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो जैसे ऐसे है, तो कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ साउंड, यानी ये लाउडनेस डिटरमाइन करता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन सॉफ्टर साउंड, नहीं। ग्रेटर एम्पलीट्यूड है मतलब उस साउंड का बेस ज़्यादा है ना, भारी आवाज़ है वो, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ मीटर, तो ये आपका सही हो जाएगा। वेवलेंथ हो, ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड हो, दोनों का 1 2 मतलब दोनों का ही मीटर होता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? क्यों, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? तो फ्रीक्वेंसी जिसको म्यू या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम। चलो, आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। कल अच्छा हमने रिफ्लेक्शन शब्द पढ़ा था, साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं जरा बताइए। क्यों, सभी लोग बताएंगे बिना किसी दिक्कत के साथ, क्या बोलते हैं उसको? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम बोलते हैं, रे यार, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम बोलते हैं एको, और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। आज हम पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उससे पहले हम लाइट को समझते हैं। जैसे कल हमने साउंड देखा था,
तो साउंड के बारे में हमने जाना था, साउंड, ठीक है। आज हम लाइट के बारे में जानेंगे। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव थी, लेकिन लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, स्पेसिफिकली द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू द ह्यूमन आई, यानी कि जो पार्ट ह्यूमन आई को विजिबल होता है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक है, यानी कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? दो नेचर दिखाता है। जैसे कि तुम्हारे दो नेचर हैं, जैसे एक तो अगर कोई घर में मेहमान आ जाता होगा, किसी से मिलने आते होगे, तो ऐसा सुसज्जित रूप से तुम एक्टिंग करते होगे कि हाय है कितना सिविलाइज लड़का है ये, और जैसे ही दोस्त के साथ जाते होगे एक नंबर के गंवार और जाहिल और बदतमीज इंसान बन जाते होगे, है कि नहीं? तो तुम्हारे दो दो नेचर हैं। तो इसी तरह लाइट भी है। लाइट का एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है, ठीक है। एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर है। ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुए, ठीक है। कैसे, वो अभी समझेंगे। जैसे कि हमने साउंड देखा था, साउंड एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था, और उसको ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक मीडियम की आवश्यकता थी, बिकॉज पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, ऐसे आगे पीछे हो के क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल्स कहीं ट्रांसफर नहीं होते हैं। कल हमने देखा था उसमें ना वीडियो जो चल रहा था कि इसमें पार्टिकल्स कहीं नहीं जा रहे थे, बस आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन कुछ तो जा रहा था आगे, और वो कुछ एनर्जी था, जो वेव थी वो आपकी जा रही थी साउंड वेव, ओके। जो ऐसे जा रही थी, लेकिन उसका जो डायग्राम है, ग्राफ, सॉरी नॉट डायग्राम, ग्राफ, वो ऐसा बन रहा था, ठीक है, जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा था। खैर, लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई ऐसा पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती, यानी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। Constant speed and which that speed is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Light is a form of transverse wave that travels in vacuum. और लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। अब इसका मैं डेप्थ में नहीं जाना, पूरा पोलराइजेशन हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये 11th 12th का पार्ट है, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो साउंड वेव है उसको हम पोलराइज नहीं कर सकते, उसका ध्रुवीकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश का जो होता है वो ध्रुवीकरण किया जा सकता है, उसको पोलराइज किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, यानी दो दो नेचर दिखाती है, ठीक। तो वो दो दो नेचर क्या है? पहला नेचर तो है एक यंग्स, मतलब जो वेव नेचर, जो कि प्रूव हुआ यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। अब आप में से जिसने भी 11th तो, ठीक है, 11th, मुझे लगा ये बाल है, उसको हटा रहा था ठीक है, फिर मुझे दिखा वो यहाँ भी बाल है, फिर मैं समझ गया नहीं नहीं ये बाल नहीं है, वहम है ये, ठीक है, और वहम को हटाया नहीं जा सकता है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने 11th 12th में पढ़ा होगा भाई, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। एक तो कोई तो बुक थी, पापा मतलब जिस ऑफिसर के मतलब काइंड ऑफ गार्ड के तौर पे एक्ट करते थे, तो उन ऑफिसर के जो लड़के थे, ठीक है, उन्होंने IIT की प्रिपरेशन करी थी। तो पापा क्या करते थे, सब बुक मतलब उनके तो काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी थी, तो पापा जो है वो बुक्स ले आते थे मेरे लिए। और तब मैं क्लास आई थिंक कब मैं 9th 10th में ऐसा हुआ करता था मैं, ठीक है। तो काफ़ी मुझे चुल रहती थी भाई ये यंग्स डबल स्लिट क्यों नहीं है यहाँ पे, यंग्स डबल स्लिट क्यों नहीं है। फिर जब मैं 11th क्लास में गया तब मुझे मिला यंग्स डबल स्लिट, ठीक है। हो सकता है आपने भी, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं कौन सी किताब थी, लेकिन काफ़ी अच्छी किताब थी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स से, मोटी सी थी। पापा जाने कितनी किताब लेके आए थे, मतलब मैथ्स की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की नहीं थे, लेकिन मैथ्स और फिज़िक्स की ज़्यादा थी, काफ़ी आज भी रखी हैं एकदम, ठीक है। कुछ बोलने वाला था लेकिन अब नहीं बोलूँगा। खैर, इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1801 बाई थॉमस यंग, ठीक है। तो थॉमस यंग ने परफॉर्म किया 1801 में इस एक्सपेरिमेंट को। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट। कैसा नेचर? वेव लाइक नेचर दिखाता है। साउंड का तो वेव होता है, ठीक है, लेकिन इसका भी यहाँ पर अगर हम देखें तो वेव लाइक नेचर होता है। शोइंग दैट लाइट कैन इंटरफेयर विद इटसेल्फ, यानी कि लाइट इंटरफेयर करे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता क्या है, अगेन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 11th 12th का ये पार्ट होता है। अगेन क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे कि भाई किस तरीके से होता है, क्या होता है, लेकिन अगर इस तरीके से कभी सवाल बन जाए कि वेव लाइक जो नेचर ऑफ लाइट है वो किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, तो वो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हुआ 1801 में, जिसको थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था। जहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, यानी कि एक सिंगल लाइट सोर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ से लाइट निकाली जाती है, सिंगल कलर की लाइट, और फिर देखते हैं कि लाइट आपस में मिल जाती है, इंटरफेयर कर जाती है, ये क्रिएटिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी अगर आपको याद हो, D=D, है ना, कुछ ऐसा होता है, D लैम्डा, याद है आपको, ठीक है। तो वो यहाँ पर यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था, क्या? वेव नेचर। मैनपुरी वालों के लिए बेब नेचर। का है मैनपुरी वालों, समझ में आओ बेब नेचर का हो तो है, का है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं अभी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो बेब नेचर हमने समझ लिया है।
अब आएंगे हम क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जो कि हमें बताएगा क्या, पार्टिकल नेचर के बारे में। इज अ फिनोमिना वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट अपॉन इट। प्रकाश वर्धित प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां धातु को सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जब उस पर पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। आपतित का मतलब जब कि हम मेटल सरफेस में लाइट को इंसिडेंट करते हैं ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलना शुरू होते हैं। अब वो किस स्पीड से निकलेंगे वो डिपेंड करेगी इस बात पे कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो आप लाइट रे डाल रहे हैं उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। काइनेटिक एनर्जी, आई होप आपको पता है अभी, कि जिस भी चीज़ में मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, हाफ mv²। तो कितनी गतिज ऊर्जा होगी वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको इंसिडेंट करवाया है। तो इससे क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। दिस इफेक्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स और क्वांटम ऑफ एनर्जी। यहाँ से पता चला कि हाँ, लाइट जो है पैकेट या फिर क्वांटम ऑफ एनर्जी में की बनी हुई है। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ये पहले थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था 1887 में, यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उसके 2 साल बाद की बात चल रही है ये। ठीक है, इन 1905 की बात है, जहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अदर लाइट रिलेटेड फिनोमिना, जिसके लिए इनको 1921 में 1921 में नोबेल फिजिक्स में प्राइज़ मिला था इनको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को इनकी जो फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, E=mc², आप सभी ने सुना होगा, इसके लिए इनको कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पे, जिसकी डिस्कवरी भी इन्होंने नहीं करी थी, क्योंकि सबसे पहली बार तो ऑब्जर्व किया था हेनरी हर्ट्ज ने या फिर हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने। इसके बाद इन्होंने बताया था कि भाई जो लाइट है वो एग्जिस्ट करती है फोटॉन्स, डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, इस तरीके से पैकेट होते हैं एनर्जी के, फोटॉन्स के रूप में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, टू एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर वहाँ से इन्होंने एक्सप्लेन किया था और इसके लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, एंड अगर आपको याद हो केमिस्ट्री में हमने 1925 से एसोसिएटेड कुछ तो पढ़ा था अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, अगर आप बता सकें तो 1925 में क्या ऐसा हुआ था जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से एसोसिएटेड है। तो अगर आपको याद हो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद है आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, विच वॉज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था थी, जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने करी थी। फिर रिसर्च पेपर पब्लिश करके फिर उन्होंने किसको भेजा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर फर्दर इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। फिर वो तो बाद की बात है, 1999 में जब आपको याद हो। ठीक है, 1995 में जब सबसे पहली बार रुबीडियम गैस के एटम्स के साथ वोल्फगैंग केटल और दूसरे कौन थे जरा बताइए, कार्ल वीमैन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रुबीडियम गैस के एटम्स के साथ बोसॉन्स बनाया था। देन 1999 में उसके बाद सोडियम के एटम्स के साथ एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने पहले किया था। देन उसके बाद वोल्फगैंग केटल ने सोडियम गैस के एटम्स का बोसॉन बनाया था 1999 में। उसके लिए उनको 2001 में तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था। खैर, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे क्या, नहीं, अभी लाइट के बारे में जान रहे थे कि लाइट के 2 नेचर होते हैं। क्या, एक तो होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, तो वो मतलब वेव नेचर, तो पार्टिकल नेचर मतलब क्या है ना, मैनपुरी ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है, नहीं बुरा मान जाते हैं इसलिए। ओके, तो दोनों नेचर अभी हमने पढ़े कि जो वेव नेचर है वो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, और जो उसका पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव हुआ। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड उसके बाद ठीक है 1801, उसके बाद अगर हमने देखा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1921 में, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब हम देखेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड चेंज डायरेक्शन रिटर्निंग टू द सेम मीडियम इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू और बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो साउंड है, जैसे कि हम जोर से बोलते हैं तो साउंड इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास ही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि दीवार को चीर फाड़ के आगे निकल जाएगा वो। ठीक है, दीवार को चीर फाड़ के आगे नहीं निकलता है। कैसे आता है, जो इस तरीके से स्ट्राइक किया तो वापस आ जाता है उसी मीडियम में। यानी कि जब कोई चीज़ स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाए तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं।
हमने देखा था कल ध्वनि का परिवर्तन, जिसको इको बोलते हैं, एको बोलते हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिवर्बरेशन बोलते हैं। और लाइट का रिफ्लेक्शन इसी तरीके से होता है, जहाँ पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब लाइट टकराएगी तो वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, दैट इज़ परावर्तन। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो लॉज देखेंगे रिफ्लेक्शन के, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज होते हैं। पहला लॉ तो ये होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब ये है कि मान लेते हैं ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो इस तरीके से नीचे ये बनाते हैं ना, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये जो बना हुआ है ये, तो ये दिखाता है कि पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। अब मान लो कि जैसे कि हमने शीशा है, ग्लास है, अब आप सभी डेली देखते हो ना खुद को शीशे में, है ना। काफ़ी लोगों को तो काफ़ी शौक होता है, निहारते रहते हैं खुद को शीशे में। कुछ तो पगले जाते हैं जिम में, बस चल रहा, हाथ पीछे की या ट्राइसेप्स देख रहे हैं, बाइसेप देख रहे हैं, मतलब उनका वही चलता रहता है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो एक साइड से क्या है ना, वो पॉलिश्ड है। अगर वो एक साइड से पॉलिश नहीं होगा तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा उसमें, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा उस केस में, ठीक है। अगर यहाँ से पॉलिश नहीं होगा तो पॉलिश करना पड़ता है, तभी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, तब नहीं तो अगर वो पॉलिश नहीं करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। वो वापस यहाँ मतलब और दूसरे वाले साइड में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉलिश करना ज़रूरी होता है, ठीक। तो यहाँ से जो मैंने लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डाली, मतलब जो लाइट रे डाली, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? आपतन किरण, ठीक है, आपतित किरण। और उसके बाद ये क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब यहाँ पर इस सरफेस, जिस सरफेस में रिफ्लेक्ट हुई है, जहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है उसके परपेंडिकुलरली, यानी सरफेस के परपेंडिकुलरली एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल। क्यों ड्रॉ करते हैं? सो दैट कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण को निकाल सकें। जब मैंने ड्रॉ कर दिया तो अब क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, खत्म बात। और ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा पहला नियम बोलता है परावर्तन का, ऐसा पहला लॉ बोलता है रिफ्लेक्शन का। ये बात आपको शायद समझ में आई हो कि हमने इंसिडेंट रे लाइट डाली, वो रिफ्लेक्ट हुई, फिर हमने परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एक ड्रॉ कर दी, एक लाइन एकदम 90 डिग्री, सो दैट कि मैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को कैलकुलेट कर सकूं। जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक है। ओके, दूसरा लॉ जो बोलता है वो ये है कि इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली रे, द रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली रे, और जो नॉर्मल है यानी कि जो मैंने डॉट डॉट ही ड्रॉ करी है, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। मतलब क्या है इसका कि एक वर्टिकल प्लेन, ठीक। आप वर्टिकल प्लेन ऐसे समझो जैसे कि ये मिरर लेटा हुआ है, जैसे ये मिरर लेटा हुआ है, ये है हॉरिजॉन्टल। इतना तो आपको समझ आता है ना कि हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ होती है, वर्टिकल जैसे खड़ा हुआ है, ये वर्टिकल है ये। तो इसी तरीके से एक प्लेन अज्यूम करो, ऐसा प्लेन कोई, ठीक है, ऐसा कोई प्लेन अज्यूम करो जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है हरा हरा, ये ऐसा एक वर्टिकल प्लेन होगा। तो तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आगे है कोई पीछे है, नहीं, सब तीनों बराबरी में होंगे, तीनों बराबरी में होंगे, तीनों एक प्लेन पे होंगे। तो तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ये बोलता है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से हमारा आता है रिफ्लेक्शन, हम देखेंगे एक तो स्फेरिकल मिरर में और एक प्लेन मिरर में। समझ आई बात? तो हम दो तरीके के मिरर्स में, दो तरीके के दर्पणों में क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्शन। एक तो देखेंगे प्लेन मिरर पे और एक देखेंगे स्फेरिकल मिरर पे। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, ये जो तो आप देख रहे हैं दोनों स्फेरिकल हैं। भूल जाओ कॉनकेव कॉन्वेक्स जो लिखा हुआ है, अभी पूरी तरीके से प्लेन मिरर पे फोकस करो। प्लेन का मतलब एकदम सीधा है, एकदम इरेक्ट। आप देखो एकदम सीधा है कि नहीं है, वो दोनों कर्व्ड हैं, ऐसे कर्व हैं कि नहीं, ये सीधा है। तो प्लेन पे देखते हैं, प्लेन फ्लैट मिरर होता है, ठीक है। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो समझने की आवश्यकता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, थोड़ा सा बस रुकिएगा, ठीक है। एक सेकेंड बस। हम खुद को जो है वो जिम में देखते हो या डेली अपने घर में जो शीशा लगा हुआ आपके उसमें देखते हैं, वो प्लेन मिरर ही होता है, कर्व्ड तो नहीं होता है, ठीक है, वो प्लेन होता है। ऑलराइट, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है, मतलब ये सॉरी पॉलिश सरफेस है ये, ठीक। यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक। अब आप मुझे बताओ आपकी इमेज कहाँ बनेगी? पता है आपकी इमेज कहाँ बनेगी? आपकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे, ठीक है। आपकी इमेज बनेगी मिरर के पीछे, उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं मिरर से।
लेट सपोज आप मिरर से खड़े हैं 1 मीटर की दूरी पे, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी 1 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। समझ आई बात? ठीक, ओके। पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप मुझे बताओ क्या चेंज तुमको देखने को मिलता है जब तुम खुद को शीशे में देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हो, समतल दर्पण में देखते हो, तो तुम्हें क्या बदलाव देखने को मिलता है? क्या तुम्हारी मुंडी नीचे हो जाती है? क्या तुम्हारे पैर ऊपर हो जाते हैं? क्या तुम्हारी नाक कान की जगह हो जाती है? क्या तुम्हारा पेट सिर की जगह आ जाता है? नहीं, सब वहीं रहता है, लेकिन कुछ तो होता है। वो ये होता है कि लेफ़्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ़्ट बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा, किया है आपने नोटिस कि जो दायां हाथ है वो बायां बन जाता है मिरर में, इमेज में, ठीक है, मिरर में, और जो बायां है वो दायां होता है। यानी कि इन्वर्जन किस तरीके से होता है, मतलब आपकी इमेज जो है वो सीधी ही बनती है, सीधी ही बनती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो सीधी इमेज बनती है, जो सीधी इमेज बनती है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, पहले ही मैं बता दूं। तो अगर तुम्हारा ऐसा है कि नींद आ रही है, पता नहीं आज तो मन नहीं ना, चलेगा ही नहीं, आज तो चल ही नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। मुँह धो लो, नहाओ, खुद को 5-6 थपड़िया दो, या नहीं मार पा रहे हो किसी से बोलो जाके कि मार दे वो थोड़े से 5-6 थप्पड़, नहीं तो धूप में थोड़ा सा 100-200 मीटर दौड़ के आओ, तब लो इस क्लास को। समझ रहे हो तुम? हाँ, नहीं तो तुम्हें डाउट आते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी तुरंत, एक पॉइंट में भी, ठीक। तो इसलिए सावधान रहना एकदम। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कम है ना, कि कहाँ से पढ़ती हो तुम, और ये वो सारी चीज़ें बेटा हो जाएंगी, ठीक है, क्लास के बाद भी। अभी देखो यहाँ पे, तो सीधे का मतलब होता है जहाँ मैं सीधी इमेज बने, सीधी का मतलब है कि भाई जो सिर है वही सिर है, ठीक है, और मतलब सारी चीज़ें वैसे ही वैसी है, सीधी इमेज बन रही, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। अगर उल्टी बनती, अगर मान लो उल्टी बनती का मतलब ये है कि सिर पैर हो जाता, पैर सिर की जगह, तो क्या होता है, इन्वर्टेड बोलता मैं, ठीक, ओके। जो लेफ्ट का राइट हुआ और जो राइट का लेफ्ट हुआ उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इमेज लेटरली इन्वर्टेड है। जब तुम खुद को शीशे में देखते हो तो तुम्हारा मुंह बड़ा हो जाता है, मतलब तुम बड़े दिखने लगते हो या तुम छोटे दिखने लगते हो, कुछ होता है ऐसा? नहीं होता है, सेम साइज़ की बनती है। सर यहाँ तो बड़ी बन रही है, बेटा यहाँ पे बड़ी बन रही है क्योंकि मैं इतना बड़ा चित्रकार नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं एकदम सेम साइज़ का बना दूँ। तो बस भावनाओं को समझो कि वो बराबर ही है दोनों, ठीक है। तो सेम साइज़ का बनेगा, क्या कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अगर बड़ा बनता है इमेज ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। और छोटी बनती है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में जो इमेज है तो उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई, बताओ, समझ में आ गई? चलो, तो ये आपको समझ में आई। अब यहाँ पे पूरी चीज़ें हुई नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें पूरी हुई नहीं है। क्यों? अगर मैं फिर से बड़े आहिस्ते से बोल रहा हूँ, दोबारा ये मत बोल देना कि एक बार रिपीट कर दो, वो नहीं हो पाएगा, देखो, ठीक है, झूठ क्यों बोलूँ। अगर इमेज मिरर के अपोजिट साइड में बन रही है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसको ऑपोजिट बन रही है, पीछे बन रही है, इमेज होती है वर्चुअल, आभासी। ऐसा आभास हो रहा है कि वहाँ बन रही है, ऐसा आभास हो रहा है, आभास, है ना। और अगर जहां ऑब्जेक्ट है, जहां ऑब्जेक्ट है, जहां पे मतलब मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाए, समझ में आई बात? वही यहां लिखा हुआ है सर, रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशंस होती, कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, उसको स्क्रीन पे हम वो कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पे वो कर सकते हैं का मतलब ये है कि यहाँ पर बनेगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर यहाँ पर हम कोई मिरर ला के खड़ा कर दें, मतलब मिरर रख दें यहाँ पर, तो वहाँ पर हमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी। मैं बताऊँगा कैसे। कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, formed when light rays actually converge and intersect after reflection and refraction, formed when light rays appear to diverge from a point but do not actually intersect,
ये सारी चीज़ें अभी जब स्फेरिकल मिरर, अभी तो प्लेन मिरर का केस पढ़ा रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा किस तरीके से बनती है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। हमेशा इन्वर्टेड होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी कोई भी इमेज अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी ही होगी, कोई ऑल्टरनेटिव। रियल इमेज कभी सीधी हो ही नहीं सकती है और वर्चुअल इमेज कभी उल्टी हो ही नहीं सकती है। यानी कि रियल है तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल है तो इरेक्ट या अपराइट होगा, सीधी होगी। यानी उल्टा भी बोल सकता हूँ, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर इमेज उल्टी है तो वो रियल होगी और अगर इमेज इरेक्ट है, सीधी है, तो वर्चुअल होगी, आभासी होगी। हमेशा ऑलवेज ट्रू है ये, ठीक, ओके। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना, इसको तो तुमको भी भाव देने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल। वो लास्ट मुझे याद दिलाना, वैसे तो मैं याद आ जाएगा, ठीक है, और मैं ना भी याद दिलाओगे तो देख लेना, इसको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो दायां हाथ है वो बायां हाथ बन जाता है और बायां हाथ दायां हाथ बन जाता है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इमेज मतलब का जो साइज़ है वो सेम होगा तो सेम साइज़ की बनेगी, उस साइड बन रही है तो इसीलिए क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। ये अभी आप छोड़ दें, भूल जाएं अभी ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आई बात। तो ये वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल है भाई तो मेरे इरेक्ट तो बननी ही बननी है, फिर इरेक्ट है तो वर्चुअल बननी ही बननी है, और लेटरल इन्वर्जन होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेम साइज़ बनती है इमेज का और इक्वल डिस्टेंस पे बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होती है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये किसी एक एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्स डिस्टेंस पे ही आपकी इमेज भी बन रही होगी। समझ में आ गई बात? आ गई बात, ठीक। अब आएंगे स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो एक स्फीयर से डिराइव होते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो एक स्फीयर से डिराइव होते हैं। यहाँ परफेक्ट स्फीयर बना तो नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप इमेजिन कर पा रहे हो किस तरीके से ये एक स्फीयर से डिराइव हुआ होगा, ठीक है। कैसे एक स्फीयर से आया होगा, ऐसे ही कैसे एक स्फीयर से निकला होगा ये, ठीक है, वहाँ से कट किया गया होगा एक स्फीयर से। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक वो, ठीक है, ये एक प्रकार है और ये दूसरा ये प्रकार है। एक को बोलते हैं कॉनकेव और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स। एक को बोलते हैं अवतल और एक को बोलते हैं उत्तल। इनकी डेफिनेशन भी कभी कभी आ जाती है। क्या होती है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये होती है, अब मुझे बताओ, जो जहाँ पर ये ऐसे ऐसे बना इसका मतलब क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश हो रखी होगी यहाँ पर, बिल्कुल हो रखी होगी। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? ये वाली साइड से होगा रिफ्लेक्शन, अंदर वाली से। जैसे ये प्लेन मिरर था, कंघी नहीं है ये, ठीक है, प्लेन मिरर है ये। तो यहाँ पे आपकी पॉलिश सरफेस थी, तो यहाँ पे मुझे खड़ा होना पड़ेगा तब मुझे मेरी शक्ल दिखाई देगी। मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी शक्ल थोड़ी नहीं दिखाई देगी, समझ रहे हो तुम? तो यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर कर्व्ड है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकली हुई है, कर्व्ड आउटवर्ड। यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पेट है और यहाँ पीठ है। समझ आ रहा, फील आ रहा है कुछ? ये अगर डेफिनेशन पूछेगा तो कर्व्ड जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर कर्व्ड है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर कर्व्ड है। समझ आ गई बात, ठीक है। ऐसा जहाँ पर अंदर की ओर कर्व्ड है तो उसको कॉनकेव, बाहर की तरफ कर्व्ड है तो कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ये इमेज क्या बनाता है, प्लीज़ मत देखो इसको, इसका समझा दिया है मैंने, इसका भी नहीं समझा है, अब आराम से बढ़िया से समझेंगे अभी, ठीक है। समतल दर्पण समझ लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं समझा है अभी, अब वो समझने के ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब पूरा चार्ट हम बाद में रिवाइज करेंगे, यही सब अभी में पढ़ना है, ठीक। अब देखो, कुछ तुमको मैं रूल बताता हूँ। क्या? हम इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन। जो तुमको बचपन में बिल्कुल भी समझ नहीं आया था, तुम क्या करते थे? तुम रट्टा मार लेते थे और तुम पटरी लेके, पटरी तो समझते हो ना, पटरी समझते हो, स्केल, तो वो लेके तुम क्या कर देते थे? तुम रट्टा मार के जाते, तो स्केल लेके ऐसे करते थे, यहाँ एरो बनाते थे, फिर ऐसे एरो बना, तुमको कुछ पता नहीं चलता था का हो रो, नहीं का हो रो यहाँ पे हैं।
हमें मास्टर ने तो बेब बेब करके पढ़ा दो, हमें तो कोई ना समझ में आ रहा हो, हम तो रट्टा मार लें। ऐसा नहीं चलता है। कैसे चलता है ये बताता हूँ। देखो, इमेज फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक, आपको ध्यान ये रखना है, ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, जैसे कि तुमको इतना तो पता होगा, स्कूल की तुम्हें इतनी तो यादें होंगी क्या, कि ऐसा कोई डंडी सा बनाया जाता था, ये क्या होता था, ये ऑब्जेक्ट होता था, है। इससे दो वेब निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दो वेव्स लोग जाएंगी, मतलब वेव जाएंगी यहाँ पे, लाइट वेव। ठीक है, लाइट रे जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, दो लाइट रे यहाँ से निकालनी पड़ती है। ठीक है, दो लाइट रे निकालनी पड़ती है यहाँ से। अब ये लाइट रे कहाँ जाएंगी, कैसे क्या होगा, वो यहाँ पे समझो। ठीक, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने एक लाइट रे निकाली। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ऐसा है सीधा सीधा बता दो, जैसे वो चतुर की तरह, 3 इडियट्स की, सीधा सीधा बता दो, रट लेंगे, हमसे ये सब समझा नहीं जाएगा। ये रहा चार्ट, रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इतना, वो उसमें बैच की क्लास चल रही है, रिवीजन की क्लास नहीं। जब रिवीजन चलेगा तो मैं ऐसे डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तभी समझ लो, कायदे से अगर समझना है तो, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद तो है ही है। तो यहाँ से मैंने लाइट रे पास, जब भी पैरेलल लाइट रे तुम मारोगे, ये कॉनकेव मिरर है सर, कॉनकेव का पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स भूल जाओ, कॉनकेव है ये। ठीक, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड इनवर्ट्स। जब पैरेलल मारूंगा ना, पैरेलल मारूंगा तो पता है क्या होगा, इमेज फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। समझे नहीं समझे, अच्छा समझा देते हैं, लाओ इधर पे आओ तुम। ठीक है, एक सेकेंड रुको, देखो, ये एक स्फीयर होगा कोई, ठीक है, ऐसा कोई स्फीयर होगा जिसे कट किया गया होगा। इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, केंद्र होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक, हिंदी टर्म सब लिखे होंगे, समझने पे फोकस करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी आरआईपी, समझने पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी आधी डिस्टेंस पे, कैसे आधी डिस्टेंस, जैसे ये जो पॉइंट है, जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, ओके, स्फीयर है, मैंने क्या किया, ऐसे कट कर लिया, कॉनकेव मिरर निकल आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक ऐसे इमेजिनरी लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ करी एक इमेजिनरी लाइन है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन इसको कट करती है मिरर को, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एक तरीके से, भाई मेरे सर्कल है मान लो ये, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो इसको पूरे को रेडियस ऑफ कर्वे, वो भी बोल देते हैं, कर्वेचर। ठीक है, इसकी आधी डिस्टेंस पे, यानी कुछ यहां पे, जैसे मान लो कि पूरा रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे जो होता है उसको बोलते हैं फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं उसको, किससे, कैपिटल एफ से। तो सी समझ आ गया, एफ समझ आ गया, पोल समझ में आ गया, पी समझ आ गया। ठीक है, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट से इमेज निकालते हैं। कितनी इमेज निकालनी होती हैं, 2 इमेज निकालनी होती है, तभी इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा। तो मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि जब भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, जब भी वो सीधा स्ट्राइक करेगा मिरर में, वो फोकस से ही निकलेगा, फोकस से। और अगर फोकस में एक डालोगे तो वो सीधे निकल जाएगा। हैविंग सेड दैट, आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स। फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करते हैं। चलो देखो, मैंने ये बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे, ठीक है, तो एक रे पास करवाएंगे ऐसे करके, वो फोकस से निकलेगी, और जिसको फोकस से पास करवाएंगे वो पैरेलल निकल जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई। ठीक, वैसे एक और रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि अगर मैं
पोल पे लाइट रे को डालूंगा, पोल पे, तो वो जिस एंगल पे लड़ी है उसी एंगल पे निकल जाएगी, जिस एंगल पे लड़ी है उसी एंगल पे वापस भी निकल जाएगी। ठीक ठीक ठीक, ओके। अब अगर ये क्लियर है तो इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला देखो, सिंपल मेरे पास ऑप्शन ये है कि ये बना हुआ है, यहाँ पे मैं तुमको दिखा दूँ, ठीक है, बना बना के देखो ये गई फिर ये ऐसे गई, या समझ आएगा ही नहीं लंबे समय तक के लिए, इसीलिए आराम से टाइम लेके बना रहा हूँ। ये समझ में आ गया तो लेंस में किस तरीके से इमेज बनती है आराम समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का खेल है, सिर्फ 2 मिनट का खेल है। और ये समझ नहीं आया तो वो भी समझ नहीं आएगा, यानी कि डबल नुकसान हो जाएगा आपका। तो ये मैंने रखा पहला केस, ये मैंने लिया कॉनकेव मिरर, ठीक, ले लिया कॉनकेव मिरर, ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये मैंने ले लिया क्या, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने ले लिया इसका फोकस, ठीक। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया इन्फिनिटी, पहला केस होता है एट इन्फिनिटी, पहला केस होता है इन्फिनिटी, अनंत से इमेज आ रही है, कहाँ से आ रही है, अनंत से, अनंत से आ रही है, अनंत से। जब सीधे आती है, सीधे स्ट्राइक करती है मिरर को, तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। तो ये मान लो ये फोकस है, ये समझ में आई चीज़। पहला इन्फिनिटी वाला केस लिया, कहाँ से इमेज पास हुई, मतलब कहाँ से कहाँ पे इमेज बनी, फोकस पे इमेज बनी। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस। कैसी बन रही है, पॉइंट, एक छोटू सा डॉट सा बन रहा है, मतलब इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। समझ आई बात, हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअल होगी कि इरेक्ट होगी, सॉरी वर्चुअल होगी कि रियल होगी, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, बताओ। जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, वहीं इमेज बन रही है, तो कैसी इमेज होगी, रियल, और रियल हमेशा इन्वर्टेड। खत्म। दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं दूसरे केस को। यूं बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक, ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये लिखा मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लिखा मैंने फोकस। अब मैं क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बहुत दूर है, दिख नहीं रहा, बहुत दूर है। अब इसको क्या है, थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया मैंने। क्या किया मैंने, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 2 लाइट रे पास कराऊंगा, एक जो सीधे जाएगी, कहाँ से पास होगी सर सीधे जाएगी, तो फोकस से, और एक फोकस से। ठीक, इस तरीके से पास हो जाएगी पैरेलली। कहां पर इमेज बन रही है सर, इधर पे। कहां पर, यानी कि पहला केस मैंने दूसरा जो मैंने केस लिया वो कहां है, दूसरा केस में ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कैसी बन रही, सीधी की उल्टी, उल्टी बन रही, दिख नहीं रहा, उल्टी है, ये पलटी है, और उसी साइड है, उसी साइड है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, तो यानी रियल है और इन्वर्टेड है। उसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है कि छोटी है, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ये, ठीक है, इमेज छोटी है। इमेज कैसे बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड। वहां पर पॉइंट साइज थी, हाईली डिमिनिश्ड बोल रहा था इसीलिए। यहां पर तो पॉइंट साइज नहीं है, थोड़ी उससे तो बड़ी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है, ठीक। तीसरा केस। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस कॉनकेव मिरर के धीरे धीरे पास ला रहा हूं। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया, अब लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दूंगा, एट सी, एट सी। कहाँ है ये, कॉनकेव मिरर है, कहाँ है ये, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी ऊपर ज़्यादा ड्रॉ हो गई, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक। क्या है ये, सी, थोड़ा सा दूर ड्रॉ करते हैं, सी, और ये एफ, ठीक, समझ आ गई बात, ठीक है।
अब होता क्या है ना कि थोड़ा बहुत इधर उधर इसलिए होता है बिकॉज ज़रूरी नहीं कि मतलब, क्योंकि हमने देखा था जो एफ होता है वो क्या होता है, c/2 होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो हो सकता है ये थोड़ा उतना एग्जैक्टली ना हो, लेकिन हाँ उसी के इर्द गिर्द ही हमारा सब बनेगा। ठीक है, प्रिसाइज बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि हम स्केल से नहीं बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट लाके खड़ा कर दिया, और ये खड़ा करने के बाद मैंने एक पैरेलल डाली। कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से, और एक फोकस से डालूंगा। कैसे निकलेगी, पैरेलल निकलेगी। ओहो, पैरेलल निकालनी है ना। कहाँ बन रही है, सी पे ही बन रही है भाई, एट सी। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड उल्टी, और उल्टी है तो रियल तो होगी, और रियल है क्योंकि उसी साइड बन रही तो इन्वर्टेड तो होगी। कैसा साइज है, ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, सेम साइज है। तो थोड़ी सी बड़ी लग रही है, अगेन उस पर मत जाना, स्केल से बनानी नहीं बना रहा हूँ मैं, लेकिन सेम साइज़ की बनती है। ठीक है, सेम साइज़ की बनती है। ठीक, अब चौथा केस क्या ले लूँ सर, अभी तक जो कर रहे थे वही करो, मतलब इन्फिनिटी पे रखे थे, फिर थोड़ा सा पास लाए थे, फिर और पास लाए, और पास लाओ, सी और एफ के बीच में लाओ, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एट, ठीक है, ये मैं लेता हूँ कौन सा केस, चौथा केस है। आराम से समझ जाओ, आराम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सेम यही पूरा काम हो जाएगा तुम्हारा लेंस में, तो वहाँ तुम्हें एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, क्या नहीं मारने पड़ेंगे, एफर्ट, बोलो क्या नहीं मारने पड़ेंगे, एफर्ट। ठीक है, तो ये मैंने लिया क्या, कॉनकेव मिरर, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, ये मैंने फोकस बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूँगा। ठीक है, क्या करूँ, पैरेलल ड्रॉ करूँ, कहाँ से निकाल दूँ, एफ से निकाल दूँ, निकाल दी सर, निकाल दी। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं बोलना तो पड़ेगा, देखो बोलना तो पड़ेगा, बहुत जल्दी बताओ, समझ आ गई बात। अब दूसरा क्या है, फोकस से कैसे करूं, क्या करूं, पैरेलल निकाल दे इसके। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, बिकॉज आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, पहले इमेज फोकस पे बनी, फिर फोकस से थोड़ा और दूर गई, बिटवीन सी और एफ बनी, फिर थोड़ा और दूर गई, सी पे बनी, अब और दूर जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, दूर जानी चाहिए। ठीक है, तो एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्चुअली फोकस हमने कुछ ज़्यादा ही पास ड्रॉ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड रुको, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा हमने ज़्यादा दूर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि स्केल से नहीं है ना सारी चीज़ें, इसलिए। ओके, ये सी ले लो आपको, और ये आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कहाँ पर, सी और एफ के बीच पे। ओके, ठीक है, सी और एफ के बीच मैंने रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ से एक लाइट रे पास करवाई, ऐसे करके निकली, एक यहाँ से पास कराऊंगा ऐसे करके, कहाँ से निकलेगी, या ऐसे करके। ठीक, कहाँ पर इमेज बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी, कहाँ पर बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था। इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी बन रही है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज देख रहे हो कितनी बड़ी बन रही है, दैट मीन्स कि ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और रियल इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक, समझ आ गई इतनी बात। 4 केसेस ये समझ में आए कि नहीं, भेजे में चढ़े या नहीं, बता। एक केस और बाकी है, सिर्फ एक और केस बाकी है। 4 मैंने बता दिए हैं ये वाले, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी है, बिटवीन सी एंड एफ है। ठीक है, सॉरी ये 2 और केसेस बचे हैं, एक एफ पे रखना है और एक बिटवीन एफ एंड पी रखना है। ठीक है, तो 4 आपके समझ में आ गए, और 5वां और 6वां देखो, ये समझ में आ गए चारों, ये ए बी सी डी, कोई इशू तो नहीं है। ठीक,
ठीक है, चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं। यहाँ पर क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, फोकस बनाया। कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा मैंने, सर ऑब्जेक्ट को रखना है अपन को फोकस पे, फोकस पर रख दिया। पैरेलल डालो, कहाँ से निकलेगी सर, फोकस से निकलेगी। अब जो दूसरी राइट रेड, अब सर फोकस में कैसे डाल दें, ये तो फोकस पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ, फोकस में कैसे डाल दें, बात बिल्कुल तुम्हारी सही है। तो अब कहाँ डालोगे पता है, पोल पे डालोगे। और मैंने क्या बोला था, जब पोल पे डालते हैं तो जिस एंगल पे हिट करती है उसी एंगल पे यूं बाहर निकल जाती है। अब तुम मुझे बताओ, ये दो लाइट रे, ये और ये, क्या कभी आपस में मिल पाएंगी? मैं बोल रहा हूँ, ये है एक लाइट ऐसे जा रही है, ये कैसे जा रही है, क्या कभी ये मिलेंगी आपस में? कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। जब हम बोलते हैं ना कि मिलेंगी नहीं कभी, तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी पे मिलेंगी। हमें नहीं पता कहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो जब मैंने रखा एट एफ ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी। सेम जगह सेम साइड ही बन रही है, तो अभी भी रियल होगी, अभी भी वो इन्वर्टेड होगी। लेकिन जहाँ बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, देख रहे हो कितनी बड़ी, कितनी, अगर मान लो यहाँ बन रही इतनी बड़ी बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड पिछले केस में बन रही थी, और यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। समझ में आई? अब देखो ये चार्ट, ये 5 केसेस हम लोगों ने देख लिए यहाँ तक, ठीक है। ये वाला केस बाकी है जो कि पढ़ना है, लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है। पहले ये देखो, एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो, एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो। यहाँ पर मैं समराइज़ करता हूँ कुछ, ठीक है। मैंने इन सी है, ये एफ है, ठीक है। मैंने इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट को ला रहा था, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को ला रहा था तो इमेज, ठीक। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा बियॉन्ड सी, इमेज, इमेज ऐसा रखता हूँ, एक सेकंड को, पहला केस दूसरा केस, ठीक है। ये पहली इमेज, पहले केस की इमेज। दूसरा ऑब्जेक्ट जब पास आया तो इमेज दूर भागेगी, कहाँ बन रही थी, बिटवीन, यहाँ पे बन रही थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज भी यहीं पर बन रही थी। फिर मैं और पास लाया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके खड़ा किया चौथे पे, इमेज और दूर भागी, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाया, पांचवें फोकस पे रखा, इमेज और बहुत दूर भाग गई, इन्फिनिटी पे भाग गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है फोकस से। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है पोल के, मिरर के, पोल के, वैसे वैसे फोकस से इमेज दूर भाग रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे फोकस, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट सी, बियॉन्ड सी, फिर इन्फिनिटी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज फोकस से दूर भागती जा रही है। और ठीक है, और छोटे सी बड़े होते जा रही है, ठीक है। पहले हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। जब यहाँ पहुँच जाता है तो इमेज पता है क्या बोलती है, कॉनकेव मिरर से, मम्मी मैं छोटी से बड़ी हो गई। कौन, इमेज, पहले छोटी थी अभी बड़ी हो गई, ठीक है। ये 5 केसेस है जहाँ इमेज, ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही, इमेज बड़ी होती जा रही है। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, बराबर, बड़ी, बहुत बड़ी। भूलोगे कभी इनको? नहीं भूलोगे। सब क्या बना, रियल इन्वर्टेड। एक आखिरी केस होता है जब ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, अभी फोकस पे लाए थे ना, फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं, यहाँ पे कुछ अलग हो जाता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। सर दिस इज़ हेल्पफुल फॉर आरबी जेई साइंस, बिल्कुल हेल्पफुल है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बता दूँ, देखो ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मिरर है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो एक तो पैरेलल निकालेंगे इस तरीके से, तो वो फोकस से जाएगी, ठीक, इस तरीके से जाती है, ठीक, इस तरीके से जाती है। एक फिर हम निकालते हैं इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और वो वापस स्ट्राइक बैक कर जाती है, इस तरीके से कुछ तो जाती है,
ठीक है, इस तरीके से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक सेकेंड, इस तरीके से यहाँ से पास करवाएंगे और ये इस तरीके से ऐसे चली जाती है। क्या ये आपस में मिलेंगी? कभी नहीं मिलती हैं ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। और एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में इसको हमें पीछे ड्रॉ करना पड़ता है। ये इस तरीके से मिलती हैं कहीं पे जाके ऐसे। तो क्योंकि ये एक एक्चुअल इमेज नहीं बन रही है, जैसे यहाँ पे जो मैंने 5 केसेस लिए थे, यहाँ पे तुम शीशा रखोगे, उस शीशे में तुमको प्रतिबिंब मिलेगा, इमेज मिलेगी। यहाँ शीशा रखोगे, यहाँ इमेज मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से शीशा रखोगे, यहाँ पे रखोगे, इमेज मिलेगी, यहाँ शीशा रखोगे, इमेज मिलेगी। इस केस में यहाँ पे शीशा रखने में इमेज नहीं मिलेगी, यानी कि वही सेम चीज़ जो अभी यहाँ पर डिफरेंस में लिखा था, कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, रियल इमेज। वर्चुअल को आप कभी कैप्चर नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, वही चीज़ है ये। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में पीछे बनेगी। कहाँ बन रही है? पीछे बन रही है, ठीक है। इसको जब हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तब जाके हमें इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हम क्या? बिहाइंड मिरर बन रही है। और क्योंकि बिहाइंड बन रही है तो ये वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल है तो इरेक्ट ही बनेगी, सीधी। देख रहे हो सीधी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है? और बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही, बड़ी बन रही है आपकी, ठीक है, बड़ी बन रही है आपकी क्या? इमेज। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके डेंटिस्ट लोग हमारा दांत देखते हैं, हम लोग शेविंग करते हैं, जहाँ पे हमें बड़ी दिखती हैं चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर हमें बड़ी दिखती हैं चीज़ें, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, डेंटिस्ट लोग जो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जो कि एक तरीके का कन्वर्जिंग मिरर होता है अपने आप में। क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग क्यों होता है? रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। कैसे पता? अभी इन्फिनिटी पहला केस पढ़े थे, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट ला रहे थे, सबको कहाँ से गुजार रहा था? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट ला रहे थे तो कहाँ से गुजार रहा था? ये फोकस से। क्या कर रहा था? फोकस पे कन्वर्ज करवा रहा था, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, फोकस पे कन्वर्ज। तो कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है, ओके। तो डेंटिस्ट लोग अगर फोकस और पोल के बीच में नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट, हमारा दांत को नहीं रखेंगे, ये हम अपना मुंह नहीं रखेंगे, थोबड़ा नहीं रखेंगे, तो भैया मेरे वो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, दांत उल्टा दिखाई देगा। कैसे समझेगा? पागल हो जाएगा वो डेंटिस्ट तो, ठीक है। तुम पता चला अपना वो कर रहे हो, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी बना रहे हो, ले उल्टी इमेज बन रही तुम्हें, ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा ढंग से। वैसे तुम प्लेन मिरर का यूज़ करते होगे मोस्टली, लेकिन अगर आपको एनलार्ज करके बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव मिरर का यूज़ करो। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर का सही तरीके से यूज़ करना है ताकि उल्टी इमेज ना बन जाए, तो उसको फोकस और पोल के बीच में रखो। क्योंकि अगर इसके अलावा अगर कोई भी केस लोगे तुम, उल्टी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है सब में। एक ही केस है कॉनकेव मिरर में जहाँ पे सीधी इमेज बन रही है, और वो तब है जब फोकस और पोल के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को, ठीक। और यहाँ पर आपके एक सेकेंड रुको, वो नहीं लिखे हैं क्या? हाँ, यूजेस ये लिखे हुए हैं कॉनकेव मिरर के। तो शेविंग एंड डेंटिस्ट मिरर के तौर पे यूज़ किया जाता है, कार हेडलाइट में यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, सोलर फर्नेस में यूज़ किया जाता है। सोलर फर्नेस क्योंकि कन्वर्जिंग है ना, तो जैसे सोलर फर्नेस है, अब लाइट आएगी और लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, लाइट को कन्वर्ज कर देता। तो सोलर फर्नेस हो गया, टेलीस्कोप हो गया, कार हेडलाइट हो गई, डेंटिस्ट लोग शेविंग, जहाँ पर चीज़ों को बड़ा करके देखना है। कॉन्वेक्स अभी आते हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा अभी बस, ठीक है, बस मुझे कॉन्वेक्स का भी पढ़ा लेने दो, उसके बाद आते हैं। अब आई नो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार भी कॉन्वेक्स का भी बाकी है। नहीं, सिर्फ 2 केस पढ़ने होते हैं अपन को कॉन्वेक्स में। कितने केस? सिर्फ और सिर्फ 2 केस। एक तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, और दूसरा वो जब इन्फिनिटी और पोल पे रखते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं। कितने? सिर्फ 2 ही है। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, समझ जाओगे अब इसमें, क्योंकि मैंने कॉनकेव में बना के पूरा समझा दिया, तो भाई अब दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट डाली मैंने, ठीक। ये रे ऑफ लाइट अब कैसे निकलेगी? कुछ इस तरीके से यहाँ पे पास होगी, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल रहा हूँ, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो डाल रहा हूँ भैया मेरे। इस तरीके से कोई स्फीयर होगा, उसका ही सेंटर होगा, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल रहा हूँ, लेकिन है क्या, यहाँ से पॉलिश्ड है तो वहाँ तो जा नहीं पाएगी, तो उसी एंगल में वो वापस आ जाएगी, उसी एंगल में वापस आ जाएगी। जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ाए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई जिस कोण में डालोगे उसी कोण में निकलेगी, यही बोला था पहला लॉ। अगर पता है तुम ऐसे सीधे डाल दोगे ना, ये सीधे निकल जाएगी, सीधे डालोगे सीधे निकल जाएगी, वही यहाँ पे चलता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ही तुम मारोगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस, यानी कि ऐसे मारोगे और उसी तरीके से उसी उसमें बैक हो जाएगी ये। तो यानी कि क्या ये और ये
ठीक है, क्या कभी मिलेंगी? नहीं मिल पाएंगी। लेकिन हम इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको हमें पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ता है अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाते हैं तब, ठीक है, जब इन्फिनिटी से लाते हैं तब की बात चल रही है। तो कहाँ पर इमेज बनेगी? देख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में। इन्फिनिटी पे लेके आ रहे हैं तो एट एफ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। मिरर है उसके पीछे साइड में बन रही है, इधर पे बन रही है पीछे साइड में, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके पीछे पीछे बन रही है। तो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, यानी कि सीधे होगी, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे बन रहा है और एकदम पॉइंट साइज आपका इमेज बन रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं? ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल रखते हैं, यहाँ पर बिटवीन इन्फिनिटी और पोल रखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल पे रखने पे इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है, और इस केस में भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। यानी कि एक चीज़ हमें नोटिस हुई कॉन्वेक्स मिरर में, जो कि आपका उत्तल दर्पण है, जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस होता, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, उस केस में हमें यहाँ पे देखने को मिला क्या कि इमेज कभी भी रियल और इन्वर्टेड बन ही नहीं रही है। क्या आपको ये चीज़ नोटिस हुई कि इमेज कभी रियल और इन्वर्टेड बन ही नहीं रही है? वर्चुअल और इरेक्ट ही बन रही है। रियल इन्वर्टेड सिर्फ कहाँ बन रही है? कॉनकेव में बन रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड बनाता है, एक्सेप्ट वन केस। वो केस ये है, नहीं हमेशा रियल इन्वर्टेड बनाएगा। कॉन्वेक्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के साथ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, सीधी और आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। और ये कभी आपका सेम साइज या बड़ी इमेज नहीं बना सकता। यानी एक चीज़ तुम्हें फंडा याद रखना है, वेद। ये वेद क्या है? ये वेद है वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ये है कॉन्वेक्स मिरर का, जो कि डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इसके अलावा कोई केस इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गई आपको बात? ठीक, यहाँ पे दोनों इमेज आपको समझ में आ गए, फॉर्मेशन। यहाँ पे आई थिंक दूसरा वाला आपको प्रॉपर तरीके से डायग्राम में आई थिंक समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिश्ड सरफेस यहाँ पर होगी, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड आउटवर्ड होगी। ये मैंने सी लिया, ठीक है, ये मैंने आपका मान लेते हैं एफ लिया। ठीक, बिटवीन सर इसमें कहाँ पे? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखो, इन्फिनिटी पे रखा, फोकस पे बना, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे बन गया। बियॉन्ड सी आपने ऑब्जेक्ट रखा, बियॉन्ड सी आपने ऑब्जेक्ट रखा, सी और एफ के बीच में इमेज बनी। जब आपने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो बियॉन्ड सी इमेज बन गई, और जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा तब सी पे ही इमेज बनी। ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसको, है कि नहीं? ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? वेक्स इज इक्वल टू वेट मतलब ओके 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 ओके, ठीक। तो इस तरीके से याद कर सकते हो भाई कि अब मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज दूर जाती जाएगी। ये वही तरीके मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। या तो ऐसे याद कर सकते हो, वो रट्टा वाला फिर चीज़ हो जाएगा। इन्फिनिटी पे रखा है, फोकस पे इमेज, फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे इमेज। बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में, जब सी एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी, और सी पे तो सी पे। अब जैसे आप याद रखना चाहते हो। इसमें सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं, वो हैं आपके, वैसे देखो केसेस तो और भी बनते हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो ही पढ़ने होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा तीसरा पूछेगा ही नहीं कभी आपसे एग्जाम में। इन्फिनिटी पे एक तो होगा और एक इन्फिनिटी और पोल पे। वेद बस याद रखोगे, कभी कुछ भूलोगे ही नहीं कॉन्वेक्स तो, कि वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड और दूसरे में डिमिनिश्ड। बस इमेज बन कहाँ रही है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एट एफ, जैसे वहाँ पर भी था ना कॉनकेव में भी, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो एफ पे ही बन रहा था इमेज,
और इन्फिनिटी और पोल पे रखोगे, इन्फिनिटी पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, लेकिन मिरर के दूसरे साइड में बनेगा, इसीलिए वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं उससे से न्यूमेरिकल होते हैं, बट उससे पहले कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है तो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, एनलार्ज करके दिखाता है। जैसे कि टेलीस्कोप में तुम देखते हो तो चीज़ें मैग्नीफाइंग ग्लास लगे होते हैं। अगर तुमने कभी टेलीस्कोप यूज़ किया हो तो क्या होता है, जैसे मून आप देखो, कोई भी प्लैनेट देखो बहुत बड़ा सा दिखाई देता है, मून के आपको पूरे एकदम जो गड्ढे से हैं वो सब दिखाई देते हैं। क्यों? वो एनलार्ज कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है। गाड़ियों वगैरह में क्या होते हैं, जो आपके रियर व्यू व्हीकल्स होते हैं, यानी पीछे, हेडलाइट की बात नहीं हो रही है, ये हेडलाइट हो गया, पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उसमें कॉन्वेक्स का यूज़ होता है। क्यों? उसमें पूरा ट्रैफिक, पूरी सारी जितनी लेन में आप चल रहे हो, उस लेन में अगर मल्टीपल लेन्स हैं, जितनी भी लेन्स है उसमें सारे जितने व्हीकल्स चल रहे हैं, जितनी दूर तक आपको दिख सकते हैं वो सारे दिखते हैं यहाँ पर। और उसमें इसीलिए लिखा भी रहता है, अगर कभी आपने नोटिस किया हो, कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। लिखा होता है, कभी आपने पढ़ा है? मुझे पता है, जब मैं छोटा था तो हीरो होंडा की हमारे यहाँ पे बाइक थी, ठीक है, तो मैं जो है आगे बैठ के आता था, हमारे मतलब चाचा, ठीक है, थे, तो जैसे चाचा लेके जाते थे, चाचा आगे बिठा के लेके जाते थे, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे भी कभी भी जाना होता था मम्मी को, जैसे हम लोग जब गांव में रहते थे तो मतलब एक घाटमपुर की जगह है घर के, तो वहाँ पे पूरी बाज़ार लगती थी, तो कुछ भी सामान खरीदना होता था गांव से हम लोग को वहीं जाना होता था, तो फिर चाचा ले जाता था और मैं आगे बैठता था, मैं वही पढ़ता रहता, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, ठीक है। लेकिन मेरे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, फिर मैं आया क्लास 10th में, तब ओहो ये रहा कारण है ठीक है, तो ये था, मतलब तो इंग्लिश में पढ़ तो लेता था लेकिन समझ नहीं पाता था, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, तुम लोग के पास भी है क्या हीरो होंडा? ओके। सबसे पहली आज भी है, पता है, आज भी यूज़ होती है वो हीरो होंडा की बाइक। हायाबूसा सर के बाद, हाँ, चलो। क्लियर? तो ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को छोटा करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, सिक्योरिटी मॉनिटर्स इन एटीएम्स एंड स्टोर्स, सर्विलेंस मिरर्स और सन ग्लासेस, ठीक है। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण, एटीएम और दुकानों में सुरक्षा मॉनिटर, निगरानी दर्पण, धूप का चश्मा आदि, ये सब क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमें छोटे से उसमें देखना होता है, ठीक है। अब इससे पहले कि, अच्छा, ये देख के तुम लोग को वो महाभारत की याद नहीं आ रही है? महाभारत, या फिर जो ऐसे मुंह से निकालते ऐसे नहीं होता, महाभारत रामायण में मुंह से निकालते थे हाँ ऐसे करके, तो पूरा निकलता था, शक्तियाँ वक्तियाँ निकलती थी कुछ तो, ठीक है। खैर, अभी आते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो सीखने वाले हैं उससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्योंकि अगर आप ये सीखे नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल में पूछता क्या है, तो मैं थोड़ा फील दे देता हूँ मैं पहले, न्यूमेरिकल में क्या पूछता है, ताकि तुम्हारे मन का जो चुल है ना वो चुल शांत हो जाए। पहले चुल शांत करवाना जरूरी है। कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना। सवाल देख रहे हो? भैया इस तरीके से सवाल पूछता है कि एक कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर सी मान लो, ठीक है, वो इतना है, ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा हुआ है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब पूछता है। अब समझ में आ गया कि कैसा बनता है, कैसे पूछता है। ये तो वो सब पीपीटी चली जाती बार बार, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया? क्यों भैया, रुको यार, समझ में आ गया ना? ठीक, किस तरीके से न्यूमेरिकल बनेगा, तो अब समझ लो। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, और वो है फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। जीवन के सारे दुखों को का जो दर्द का निवारण करेगा वो यही फॉर्मूला है। 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ पे f फोकल लेंथ है उसकी, उस मिरर की क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। जो कि तुम्हें ध्यान रखना है, क्या जो कि तुम्हें ध्यान रखना है, हमेशा कॉनकेव की नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स की
पॉजिटिव होगी। कैसे याद रखोगे? केव, गुफा, गुफा के अंदर सब नेगेटिव काम होते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव, ये याद हो गया, ठीक है। ये u और v क्या है वो समझ लेते हैं। तो v है, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितनी दूरी पे इमेज बन रही है पोल से, वो उसको v से डिनोट करते हैं, ठीक। ये सब जो लिखा हुआ, जितना मैं तुमको बोल रहा हूँ बस उतना पढ़ो, ये सब मत पढ़ो तुम, ठीक है, मत पढ़ो तुम, ओके। फोकल लेंथ f से डिनोट किया था और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r, और r इज इक्वल टू 2f। ये बताया था कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है किसी मिरर का, तो ये अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसका आधी डिस्टेंस पे f बनाते हैं, तो f क्या है, r/2, ये पूरा r है तो उसका बाई 2 कर दोगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है अपने को। ये फॉर्मूला याद रखना, याद हो गया होगा, ठीक है। अब पता है, जब भी इस फॉर्मूले में मैं v को रखूंगा, u को रखूंगा, f को रखूंगा, तो मुझे ये देखना होता है कि मैं पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है, ठीक ठीक। f पॉजिटिव नेगेटिव रखना है, वो समझ आ गया। कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, ठीक। u हमेशा नेगेटिव रखोगे, क्यों रखोगे? ये सारी चीज़ें एक्चुअल में चलती हैं कार्टेशियन सिस्टम पे। साइन कन्वेंशन कार्टेशियन सिस्टम पे। कार्टेशियन ये क्या होता है? कार्टेशियन तुमने ये कभी देखा है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इतना तो पता होगा ना। दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। इतना पता है? नहीं पता है तो मत पढ़ो फिर, ठीक है। इतना तो मैं अज्यूम करता हूँ पता होगा आपको कि ये भाई एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये इधर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर पे नेगेटिव होता है सब कुछ। ये वाई है, इधर पे पॉजिटिव वाई होता है इसके ऊपर, और नीचे होता है सब नेगेटिव वाई, ठीक। ये बना हुआ है आपका क्या? ये बना हुआ है आपका मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, ये तो मैंने कॉनकेव बनाया, यहाँ रखते हैं ना। तो u कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव रखोगे, u हमेशा नेगेटिव रखोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस में है, ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके, समझ आ गई बात। अब तुम ही बताओगे, और कोई नहीं बताएगा। तुम मुझे बताओ कि अगर इमेज उल्टी बन रही है, या फिर अगर इमेज ऐसी बन रही, मान लो ऐसी, तो ये उल्टी है, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगी, बोलो हाँ या ना। नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगी, बोलो हाँ या ना। नेगेटिव में बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो यानी कि v का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। बेटा इससे तुमको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं कि अगर तुम फॉर्मूला लगाया, तुमने v निकाला और v मान लो नेगेटिव निकल आए, तो तुमको साफ समझ आ जाना चाहिए कि ये उल्टा बना होगा इमेज। उल्टा मतलब इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल। रियल और इन्वर्टेड, खत्म। समझ आई बात? कि अगर तुम जब फॉर्मूला यूज करोगे, v नेगेटिव निकल आया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ऐसा बन रहा है वो। v नेगेटिव का मतलब ये है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में बन रही है इमेज, नेगेटिव में बन रहा है, मतलब उल्टी है, टंगी हुई है चमगादड़ की तरह, तो वो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, जैसे रियल हमेशा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हमेशा रियल। वर्चुअल है इरेक्ट होगी, इरेक्ट है वर्चुअल होगी, खत्म बात। तुम मुझे बताओ, ठीक, क्या बताओगे तुम? अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, सॉरी ये तो हो गया m का केस, सॉरी, ठीक है। ये जो आपकी इमेज बनी, एक सेकंड रुको, सॉरी, ये चल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया यार इसमें? एक सेकंड रुको, कुछ तो इशू हो गया फिर इसमें यार। अभी ठीक है, ऐसे समझो। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रहता है, तो u इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा नेगेटिव रखना है तुमको, ठीक है। बस इतना तुम समझ लो, अभी के लिए इतना समझ में आ गया बस, बाकी तुम अभी समझो ही नहीं। यहाँ पे आते हैं मैग्नीफिकेशन। इमेज कितनी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, फॉर्मूला होता है इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन यू। v है इमेज का डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। समझ आ गई बात? m की वैल्यू अगर m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में m की वैल्यू का मतलब ये होता है, नेगेटिव जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा कि इमेज उल्टी बनी हुई है। उल्टी है तो वो रियल भी होगी। और अगर 1 से वैल्यू बड़ी है तो मतलब मैग्नीफाइड है, 2 है, 3 है, कितनी है, ऐसे समझ लो। जैसे जब भी m की वैल्यू निकल के आए, इस फॉर्मूले से निकालेंगे,
साइन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। साइन तुम्हें दिखाएगा अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है, पॉजिटिव का मतलब पता है क्या है, वो ऐसी बनी हुई है इमेज, ऐसी बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, मतलब वो है, वो इरेक्ट बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, अपराइट बनी हुई हो तो इरेक्ट कैसी होती है, रियल होती है, रियल होती है, ठीक। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो बताएगा कि इमेज उल्टी बनी हुई है यानी इन्वर्टेड बनी हुई है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। तो साइन क्या बताएगा वो हमें समझ आ गया। नंबर क्या बताएगा, जैसे नेगेटिव के बाद कुछ लिखा होगा 1 2 3 पॉइंट इस तरीके से, तो अगर एक से छोटा नंबर है, एक से छोटा नंबर है, एक से छोटा है तो वो बताएगा कि छोटी इमेज है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। और अगर एक के बराबर है तो सेम साइज़ का इमेज बना हुआ ऑब्जेक्ट के जितना साइज़ है। और अगर एक से बड़ा है नंबर तो इसका मतलब ये है कि वो मैग्नीफाइड है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका मतलब है बड़ा है। तो मैग्नीफिकेशन देखते वक्त तुम्हें साइन देखना है और नंबर देखना है, मैग्नीट्यूड। साइन क्या बताएगा, साइन ये बताएगा कि भाई पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनी हुई इमेज है, ये पॉजिटिव है तो मतलब रियल और इरेक्ट, और नेगेटिव है तो मतलब ये है कि उल्टी बनी हुई है। समझ आई बात, ठीक, क्लियर, ओके। और वी की बात कर लेते हैं, वी मतलब इमेज। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम कॉनकेव वाला केस ले रहे थे, कॉनकेव मिरर के केस में सारी इमेजेस इधर की साइड ही बन रही थी, मिरर के लेफ्ट साइड बन रही थी, यानी इमेज भी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी उसकी। अगर इमेज पॉजिटिव आ गई, वी पॉजिटिव आ गया, मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रही है, मतलब कि वो मिरर के पीछे बन रही है, मतलब कि ये है कि वो आपकी कैसी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, वो इरेक्ट इमेज होगी, सीधी बनेगी। अब ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये करो क्वेश्चन पहला वाला। कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, इससे एक इमेज बना रहे हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। बताइए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मिरर फार्मूले का यूज़ करना है। मिरर फार्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सर 50 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ f कितना हो जाएगा, एक मैं करके पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। f कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक। इज़ यूज टू फॉर्म एन इमेज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूर में रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी u कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इमेज पूछ रहा है, नहीं v पूछ रहा है मुझसे, ठीक, ठीक है। यानी 1/v, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लस 1/u, u को नेगेटिव रखना होता है मुझे, क्यों रखना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा जाता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसलिए, ठीक है। इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 25, पॉजिटिव रखूँ कि नेगेटिव रखूँ, सर कॉनकेव है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, कॉनकेव है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, इतनी बात समझ में आई। क्यों नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉनकेव है इसलिए रखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर है। अब मुझे बताओ, ठीक है, वैसे तो इसको आराम से इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कैसे कैसे, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें न्यूमेरिकल लगाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं आपको लगा के बता रहा हूँ बस, न्यूमेरिकली कोई ज़रूरत है नहीं, अभी कैसे नहीं बताऊँगा। तो 1/v इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव, वो पहले से नेगेटिव है, कितना आ जाएगा ये, तो 25 एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। क्यों, 25 एलसीएम लोगे, 0/25 1/v, v आ जाएगा 25/0, और 25 किसी नंबर बटा 0 इन्फिनिटी होता है, करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों सर, कॉनकेव मिरर है, हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़े है कॉनकेव मिरर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 25, समझ रहे हो बात को तुम, समझ रहे हो तुम बात को, रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 है तो फोकस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है कॉनकेव मिरर पे तो इमेज कहाँ बनती है, फॉर्मूला नहीं लगाना था यहाँ पे, दिमाग लगाना था। समझ आ रही बात आपको, फॉर्मूले की ज़रूरत थी ही नहीं, ठीक है। फॉर्मूला और मैं देख लेता हूँ कोई बढ़िया सा न्यूमेरिकल, और ये जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, जरा करिए इसको। सीता है 1.5 मीटर की हाइट है इनकी, स्टैंड बिफोर अ प्लेन मिरर
fixed on a wall to view her full image. What should be the minimum height of the plane so that सीता can view her image fully? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एटलीस्ट जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है, अगर उसकी पूरी इमेज देखनी है तो एटलीस्ट कम से कम जो मिरर है वो आधे साइज़ का होना चाहिए। यानी कि अगर 1.5 मीटर है तो 0.75 मीटर का तो मिरर होना ही चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुको। अरे इसमें तो है ही नहीं ढंग का कोई न्यूमेरिकल। ये वाला अच्छा करो न्यूमेरिकल, बेसिक सा है ये तो। सॉरी लेंस का है ना, एक सेकंड रुको। है नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल तो होने चाहिए यार अच्छे अच्छे टाइप। चलो कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी की चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। कहाँ गया भाई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन? क्यों? तो आई होप आप ये समझ ही आओगे। ठीक है, समझ में आई चीज़ कि नहीं आई मैग्नीफिकेशन वाली, या फिर ये जो पूरा कार्टेशियन सिस्टम मैंने समझाया आपको, बताओ। सर माई जेन्युइन डाउट, केरियोलिस नहीं होता पहली बात तो, और जो रोटेशन की वजह से लगता है, तो ये फोर्स इक्वेटर पे ज़ीरो क्यों होता है और पोल्स पर हाई जबकि इक्वेटर पे है? तुम ऐसे इमेजिन करो, एक सेकेंड, जैसे कि मान लो कि कोई चीज़ रोटेट हो रही है। ठीक है, मान लो ऐसे हो तुम, ठीक है, मान लो ऐसे हो तुम, ठीक है, ये कोई चीज़ है यहाँ पे फिक्स्ड है और ये मूव कर रही है, कोई भी चीज़ है मूव कर रही है। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से घूम रही है, ज़ोर ज़ोर से घूम रही है। ठीक है, अब तुम यहाँ खड़े होगे तब तुमको ज़्यादा जोर महसूस होगा, ज़्यादा तुमको फोर्स लगेगा, या फिर यहाँ पे लगेगा, यहाँ महसूस होगा। जितना तुम ऐसे दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा तुमको फील होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ? सर मैग्नीफिकेशन में यू नेगेटिव होगा ना? तुम ऐसे समझो, देखो कॉनकेव मिरर के जितने भी हमने केस पढ़े थे, ठीक है, या कॉन्वेक्स की भी पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट को इसी साइड रख रहे थे। ये कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बना ली। तो यानी u कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, ये होता है u, ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है। तो u इसीलिए हमेशा नेगेटिव रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही होता है हमेशा। ठीक, अब इमेज कहाँ पे बन रही थी अपनी? कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर में, वो भी सर यहीं बन रही थी, तो v भी नेगेटिव ही आएगा। सिर्फ एक ऐसा केस था कॉनकेव में, वो था जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट था, कि आपकी इमेज यहाँ पर बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, और वो आपकी पॉजिटिव एक्सिस में बन रही थी। तो उस केस में आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी v की। यानी कि अगर 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 तुमको कॉनकेव मिरर का कोई न्यूमेरिकल दे और वहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव निकल आए, तो इसका साफ मतलब यही है कि वो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, क्योंकि एक ही ऐसा बन रहा है। m जो होता है वो क्या बताता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। वही दोनों सेम, मतलब वही फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ही बताएंगे। तो अगर m नेगेटिव आ रहा है, m अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है इमेज उल्टी बन रही है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो सीधी बन रही है। अगर 1 के बराबर है, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज है। 1 से अगर कम है तो मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है, और अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है अगर मैग्नीफिकेशन, तो मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है आपका इमेज। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रिफ्रैक्शन शुरू कर लें। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वहाँ पर क्या हो रहा था रिफ्लेक्शन के केस में? लाइट रे वापस जा रही थी सेम मीडियम में, बट यहाँ पे क्या है? लाइट रे सेम मीडियम में वापस नहीं जाएगी,
ये बेंड हो जाएगी एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयर बाई कॉजिंग अ चेंज इन इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आएगा, इस वजह से क्या होगी, लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी। जैसे कि ये इंसिडेंट रे है, ये लाइट मैंने गुजारी, ये लाइट जा रही थी जा रही थी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। पहले यहाँ पर एयर थी, अब ये ग्लास आ गया, और लाइट की जो स्पीड होती है हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। अब क्योंकि उसकी स्पीड घट गई, तो स्पीड घट गई तो ऑब्वियसली अब वो सेम डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं करने वाली है। स्पीड घट गई तो सेम डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं करेगी, तो क्या होगा, क्या होगा, टाइम अगर सेम है तो अगर स्पीड घट गई है तो डिस्टेंस भी घटेगी, यानी कि वो थोड़ा सा पास में आ जाएगी इधर की ओर, यानी कि इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें भी क्या करते हैं, जैसे हमने रे ऑफ लाइट को यहाँ पर डाला, जहाँ पर रिफ्रैक्ट जो सरफेस में करवाया वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे, सो दैट कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको बोल रहे थे रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैलकुलेट किया जा सके। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, डन। तो यहाँ पे भी दो लॉ निकल के आते हैं। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट रे और वेव। लाइट, ये जो अपवर्तन है, प्रकाश की किरण या तरंग की गति में परिवर्तन के कारण होता है। और परिवर्तन होता क्यों है, चेंज होती क्यों है स्पीड, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम या तो रेयरर होता है या डेंसर होता है। वो कैसे डिसाइड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके एक चीज़ होती है, उससे होता है, जिस पे हम अभी आएंगे आगे। While the speed and wavelength of light changes as it moves into a different medium, the frequency which is determined by the light source remains constant. फ्रीक्वेंसी लाइट की तभी चेंज होगी जब आप लाइट का सोर्स चेंज करेंगे, नहीं तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, और टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए अगर स्पीड कम हो रही है तो डिस्टेंस भी कम होगी। यानी स्पीड कम होती जा रही है, अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, भाग रही है, और जैसे ग्लास में गई स्पीड धीमी हो गई तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करेगी फिर वो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। The bending by refraction makes it possible for us to have lenses, magnifying glasses, prisms and rainbows. ठीक है, इस यहीं से आपके क्या आते हैं, लेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं, प्रिज्म आते हैं, और रेनबो यहीं से निकल के आते हैं। वैसे कल के टॉपिक ह्यूमन आई एंड विजन में पूरा हम समझेंगे कि किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो लॉज हैं वो समझते हैं रिफ्रैक्शन के। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन दी सेम प्लेन, वही सेम चीज़। वहाँ पर क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। वो वर्टिकल प्लेन होगा, इस तरीके का वर्टिकल प्लेन होगा। वैसे यहाँ पर भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक वर्टिकल प्लेन पे, तीनों वर्टिकल प्लेन पे लाई करेंगे, एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये इंसिडेंस का एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंस का एंगल है, ये रिफ्रैक्शन का एंगल है। इन दोनों का साइन का रेशियो लो, वो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। बट फॉर सेम पेयर ऑफ मीडियम एंड सेम वेवलेंथ। एयर है, ग्लास है, ठीक, मान लो 30 है, मान लो 60 है, ठीक, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। रिफ्लेक्शन में बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ नहीं होता है। तो जो भी साइन 30 और साइन 60 के वैल्यू निकल के आएगा, ये चाहे तुम कहीं का हवा तुम ग्लास ले लो, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही तुमने हवा की जगह कोई और कर दिया, ग्लास की जगह कोई और कर दिया, या दोनों को चेंज कर दिया, ये कांस्टेंट बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम पेयर ऑफ मीडियम्स होने चाहिए। और अगर तुमने वेवलेंथ चेंज कर दी लाइट की, लेट सपोज कि मैंने रेड लाइट को अभी डाला था, अब यहाँ पर मैं पिंक लाइट डाल दूँ, येलो लाइट डाल दूँ, ब्लू लाइट डाल दूँ, ग्रीन लाइट डाल दूँ, अगेन ये सेम नहीं रहेगा। जी हाँ, मीडियम सेम है, एयर ग्लास मीडियम सेम है, लेकिन अब साइन का एंगल दोनों का रेशियो का चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर दिया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट होगा, बट फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम्स एंड सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये जो कांस्टेंट है इसको न्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है, कोई नहीं। एब्सोल्यूट होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इस तरीके से, मान लो कि 1 2 मैंने कर दिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला ये सेकंड मीडियम का निकला विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे सेकंड मीडियम का, मुझे किसी मीडियम का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयर और ग्लास है, मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूंगा म्यू एयर, मुझे ग्लास का निकालना है तो बाद में लिखूंगा, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है। ऊपर आएगी स्पीड किस लाइट की, कहाँ पर, एयर में, और नीचे कहाँ पे आएगी, ग्लास में। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका नीचे होता है डिनोमिनेटर में, उसका वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है। समझ आ गई बात? डिनोमिनेटर में रखना होता है, ठीक है। यानी कि इसको लिखने का क्या तरीका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अभी एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या होता है, जब पहला मीडियम अपना वैक्यूम हो या एयर हो तो उसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम कितनी होती है, ठीक, तो उसको एब्सोल्यूट बोल देंगे। और अगर एयर वैक्यूम की जगह कुछ और रखा होगा रिलेटिव बोल देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? तो जब हम एब्सोल्यूट वाला लिखते हैं तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वो वैक्यूम है, एयर फिक्स है, तो वहाँ पर कैपिटल C अपॉन V लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल C अपॉन V। और जिसका भी निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो किसी का भी निकाल रहे हैं ग्लास का, ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वैक्यूम में एयर नहीं है, तो फिर जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको पहले रखेंगे। मान लो कि निकाल रहे हैं यहाँ पर हम ग्लास का डायमंड के रिस्पेक्ट में, तो डायमंड निकाल किसका रहे हैं, ग्लास का। स्पीड कहाँ पर, डायमंड में, स्पीड कहाँ पर, ग्लास में। समझ आ गई बात? ठीक है। तो रेयर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे कि एयर रेयर मीडियम होगा लेकिन ग्लास डेंसर मीडियम होगा। ऐसे समझ लो, जो भारी होता, जो डेंसर होगा वो डेंसर होगा, और जो हल्का सा होगा वो रेयर होगा। फील आपको आ पा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का। अगर एयर से भी कम किसी का होता है तो वो वैक्यूम है, नहीं तो एयर का सबसे कम होता है। और सबसे जो ज़्यादा होता है वो आपका होता है डायमंड का, मेनली हम रखते हैं, ठीक है, डायमंड का लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सिनाबार का लिखा हुआ 2.65, लेकिन डायमंड का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं इन लोगों ने, ठीक है, लिखा तो नहीं होना चाहिए कहीं पे, 2.4 तो नहीं लिखा है, ओके लिखा ही है, ठीक है, 2.42, ठीक है, 2.42 ध्यान रखना है। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, सिनाबार ही है, ठीक है, लेकिन अगेन डायमंड ध्यान रखना, डायमंड ही आपसे पूछता है, तो डायमंड और एयर। देन आइस का भी पता होना चाहिए 1.3, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन 1.44। सबका याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ डायमंड तक तो आपको याद रखना है, ठीक है। डायमंड का याद रखना है, क्राउन ग्लास का भी ध्यान रखना है, इसका आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आपको टिक कर देता हूँ जिसका आपको याद करना है, ठीक है। ठीक है, इन सब का याद करना है। जिस पे मैंने टिक नहीं लगाया उसका आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस पे टिक लगाया उसको आपको याद करना है। खासकर अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर तो आपको याद ही रखना है, ठीक। तो इससे आपको समझ में आ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। और जब भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है कहाँ से कहाँ पे, रेयरर से डेंसर, या पहला केस ले लो तुम, डेंसर से रेयर, यानी ये यहाँ पे इमेज उल्टी लग रखी है यार, क्या, मैं खुद बना के आपको बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैं खुद बना के आपको बताता हूँ, रुको, देखो यहाँ पर मैं पहला केस लेता हूँ, ठीक है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, स्ट्राइक बैक करके वापस तो नहीं जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ठीक, ओके। तो रेयर से डेंसर है, मान लो एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में, या वाटर से ग्लास में, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे आई इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट को सीधा चला जाना चाहिए था, लेकिन क्या सीधे जाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम है तो ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसकी डिस्टेंस कम होगी, तो सेम कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए थोड़ा पास आ जाएगी, यानी कि किसके पास, नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी रे ऑफ लाइट तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल,
नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। दूसरा केस है जहाँ पे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है रे ऑफ लाइट, तो क्या होगा, यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे लाइट आई, ठीक है, लाइट रे, ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो भागेगी दूर थोड़ा सा, किसके दूर, नॉर्मल के दूर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस केस में, जब डेंसर से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगी, तो रेयर से डेंसर में स्पीड कम होगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, डेंसर से रेयर में स्पीड बढ़ेगी और नॉर्मल के से दूर भागेगी वो रे ऑफ लाइट। समझ आ गई बात इतनी, डन, ठीक, क्लियर हो गया। और अगर सेम मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियसली कुछ होगा ही नहीं। और अगर 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 जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में देखा था, अगर आपने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को ऐसे डाला परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो वैसे ही भाग जाएगी वापस। सेम केस यहाँ पर भी जाता है, अगर आपने 0 डिग्री रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखने का मतलब ये है कि अगर आपने परपेंडिकुलरली ही डाल दी इस तरीके से इंसिडेंट रे को, इस तरीके से, वो सीधे निकल जाएगी। कौन, रे ऑफ लाइट, बेंड नहीं होगी वो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपने एकदम सीधा डाल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखा, तो सीधा चली जाएगी, बेंड नहीं होगी वो। ये बस आपको ध्यान रखना, एक स्पेशल केस होता है वो, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गई चीज़। फैट मैन में क्या क्या मिस्टेक है, फैट मैन में क्यों, फैट मैन में क्या लग रहा है आपको मिस्टेक। सर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मुझे पता है, मैंने पहले ही बोला था, इस चैप्टर में जो है इतनी रे ऑफ लाइट निकलती हैं कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो गर्म हो जाता है। अब इतनी चीज़ें बाकी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, बस इतनी चीज़ें बाकी है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अभी बताओ, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बाकी है, स्फेरिकल लेंसेज बाकी है, स्फेरिकल लेंस में इमेज फॉर्मेशन बाकी है, जिसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। और उसके बाद लेंस फार्मूला और ये सब है, ठीक है। आई थिंक तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें, क्योंकि इतने से क्लास के लिए मैं अलग से यूट्यूब पे तो क्लास फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बताओ, ओके, अमेजिंग चैप्टर, कर लेंगे सर जी, ठीक है। तो जिसके पास बैच है तो वो आराम से कर लेना कल, अगर मन नहीं है तो, ठीक है। बाकी तो मैं यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि वही मैंने बोला कि कल मैं फिर अलग से क्लास ऑर्गेनाइज नहीं करा पाऊँगा यूट्यूब पे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो इस पे टॉपिक पे तो बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब रे ऑफ लाइट अपने उसी सेम मीडियम में ना जाके दूसरे मीडियम में घुस जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। 2 लॉ होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, पहला लॉ होता है आपका कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे, पहला। दूसरा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये अपवर्तनांक लिखे हैं, जिसका अपवर्तनांक कम वो रेयरर मीडियम होता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो डेंसर मीडियम होता है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती है। जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल भाग जाती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अगर 0 डिग्री रखा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो एकदम सीधे पास ऑन हो जाती है, ठीक। अब हम देखेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। ग्लास स्लैब क्या है, तो ग्लास स्लैब ये है, जैसे ये मैंने इस तरीके से क्या ले लिया, एक मैंने ग्लास स्लैब ले ली, ओके, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइट को डालूंगा इस तरीके से, नॉर्मल मैंने ड्रॉ करी, ये हवा है, ये ग्लास है। अब कौन डेंसर है, ये रेयर होगा, ये डेंसर होगा। रे ऑफ लाइट टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, रेयर से डेंसर में जा रही है, स्पीड धीमे हो जाएगी। तो मैं कैसे, ऐसे सीधे तो ड्रॉ नहीं करूँगा, ऐसे ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल के पास होते हुए जाएगी, ठीक है। अब क्या करूँ मैं,
अब फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूँ, क्यों? क्योंकि अब एक और सरफेस आ गई, एक और सरफेस आ गई, फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। ये मीडियम क्या है? ग्लास है। ये क्या है? एयर है यहाँ पर भी। अब क्या हो रहा है? अब जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट, क्योंकि अंदर है, अभी ग्लास के अंदर है, ग्लास के अंदर है रे ऑफ लाइट, चेंज हो रहा है मीडियम, ग्लास से एयर में जाएगी। जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे क्या जाएगी? क्या नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, स्पीड तेज हो जाएगी। तो इस रे ऑफ लाइट में अगर 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 यहाँ ग्लास ना होता तो कैसे जाती? अगर ग्लास ना होता तो ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती। तो ये जितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। साफ समझ में आई बात सीधी? ठीक। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो फाइनली रे निकली इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। ठीक। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आई बात? वही यहाँ लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है, ये एमरजेंट रे है, वो इंसिडेंट रे है। किस तरीके से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ समझ गए। ज़्यादा कोई इससे न्यूमेरिकल या फिर कोई क्वेश्चन बनता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में लेके इसको करवा दिया, आप समझ गए होगे। ठीक है, खुद से एक बार बना के देखो किस तरीके से पहले एयर से ग्लास, देन ग्लास से एयर, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पे। लेंस, लेंस क्या होता है? तो जैसे भी मिरर देख रहे थे तो वो एक बना था किससे? मिरर बना था आपका एक स्फीयर से। लेंस जो बनते होते हैं वो 2 स्फीयर से बनते हैं। जैसे कॉन्वेक्स है तो ऐसा कोई एक स्फीयर रहा होगा ऐसे, और एक ऐसा कोई स्फीयर रहा होगा, उन दोनों को कट किया तो ये बना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों में पतला होता है। कॉनकेव इसका उल्टा होता है। कॉनकेव देख लो, कुछ एक ऐसा स्फीयर रहा होगा, कुछ एक ऐसा स्फीयर रहा होगा, और इन दोनों को कट करके बनाया गया कॉनकेव लेंस। ये उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। सेंटर में देखो कैसा है, पतला है ये कॉनकेव, सेंटर में पतला है, साइड में मोटा है, ऊपर नीचे मोटा है ये, राइट? ठीक। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या ही बोलूँ। बस कुछ चेंज होते हैं, क्या चेंज होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे 2 स्फीयर है ना, एक तो ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। तो एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि होता क्या है, 2f ही तो होता है, तो एक्चुअल में इसको c ना लिख के हम 2f1 लिख देते हैं, या फिर c1 भी लिख सकते हैं। ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ आए बात? तो ये देख रहे हो c1 है, ये c2 है, तो दोनों साइड आ जाते हैं अभी, क्योंकि दो यहाँ पर स्फीयर्स हैं। तो c1 c2, तो उसी के उसमें f1 f2 मिल जाता है, f1 f2 मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा f1 2 f2, ऐसे यहाँ पर f1 2 f2 हो जाएगा, क्योंकि जो लेंस होता है वो 2 स्फीयर से मिलकर बनता है इसलिए। बाकी बहुत आसान है। कैसा आसान है बताता हूँ। बस इतना तुम एक चीज़ नोट कर लो कि कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, बस। यानी कॉनकेव मिरर में जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था वही कॉन्वेक्स लेंस में होगा। क्या? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे, और पास ला रहे थे किसको? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f बोल देते हैं। तो इमेज कहाँ बन रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रही थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज ऑब्जेक्ट ला के रखे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी थी, और सेम साइज़ की भी बनी थी, है ना? और f और 2f के बीच में लाए थे तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी पे। क्या कुछ अंतर है क्या? नहीं है। और रियल इन्वर्टेड बन रही थी वहाँ पे, रियल इन्वर्टेड बन रही थी, हाई डिमनिश्ड, सेम साइज एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, कुछ भी अंतर नहीं है। और आखिरी वाला केस एक्सेप्शनल केस था, जहाँ पर रियल इरेक्ट इन्वर्टेड ना बन के वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी और एनलार्ज बन रही थी। कॉनकेव मिरर अगर कॉन्वेक्स लेंस के बराबर है, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के बराबर होगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे वही कॉनकेव लेंस में आ जाएगा। 2 केस, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ओ क्या है? जैसे वहाँ पर पोल था, ये पोल, वैसे ही जैसे लेंस के केस में क्या होता है, ये ओ आता है, लेंस के केस में ये ओ आता है, ओ सेंटर पे जो होता है ओ होता है। वैसे जहाँ जैसे वहाँ पी था, जैसे वहाँ पोल था, वैसे यहाँ ओरिजिन है, ओ है।
वैसे यहाँ क्या है, ओ है, ओ ओरिजिन, ठीक है। तो जब एफ और ओ मिला रहे थे तो वर्चुअल इरेक्ट, यानी कॉनकेव लेंस कभी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा, वो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, यानी वेद। यानी वेद। कॉनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा था, डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव लेंस कैसा होगा, डाइवर्जिंग। क्या कुछ अंतर है क्या, नहीं है, सिवाय एक अंतर के। क्या मतलब, इमेज में यहाँ पर कुछ अंतर नहीं है सिवाय एक अंतर के। वो अंतर ये है, वो अंतर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर, इसको मैं हटा दूँगी तो यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। वहाँ पर क्या था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस सेम होता है। तो वहाँ पर जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे थे, और इमेज कहाँ पर बन रही थी, अगर सेम साइड में बन रही थी तो कैसे बोल रहे थे उसको, कैसे बोल रहे थे हम उसको कि वो इमेज रियल है। बोला था ये रियल बोला था, और इन्वर्टेड। बस लेंस के केस में ऐसा होता है कि जब वो लेंस के उधर बनती है दूसरी साइड में, तब उसको रियल बोला जाता है और इन्वर्टेड होगी वो, ठीक है। अगर आपको इसको समझना है तो समझ सकते हो, नहीं तो अगर आप नहीं भी वो करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जो ये चार्ट लिखा हुआ है, जो हम कॉनकेव मिरर में पूरा समझ के आए हैं, वही पूरा आपको यहाँ पे लगा देना है। पूरा वही है, कुछ एक भी अंतर नहीं है। बस पोल की जगह ओरिजिन हो जाएगा बस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2F हो जाएगा, जो कि होता भी वही है आपका, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक, ओके। चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी बस एक बदलाव आ जाएगा। जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। वहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी वही है, लेकिन वहाँ क्या था, बराबर वहाँ पर था बराबर -v/u था वहाँ पे -v/u। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दो, यहाँ पे पॉजिटिव का v/u होगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वहाँ पे क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = -v/u। यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = प्लस का हो जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, v/u। यानी कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था तो मैग्नीफिकेशन वाले में माइनस था। यहाँ लेंस फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। अब अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है। 1 से छोटा है तो इमेज छोटी ऑब्जेक्ट से, 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, बस खत्म, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कल पढ़ेंगे, आज का टॉपिक नहीं है ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ओके। ठीक है। अब यूजर्स पे आ जाते हैं। तो जैसे कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और वही सेम कॉन्वेक्स लेंस दिखाता है प्रॉपर्टीज़। तो इसको यहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, चीज़ों को बड़ा करने के लिए। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस को हम हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ करते हैं, फार साइटेडनेस में कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे माइक्रोस्कोप्स में, कैमराज में और टेलीस्कोप में। कॉनकेव लेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जैसे मायोपिया वगैरह करेक्ट करने में। अब ये क्यों यूज़ करते हैं ये कल आपको समझ में आएगा, ह्यूमन आई और विजन में। पावर ऑफ लेंस जो हमारा आखिरी टॉपिक है, एंड वो क्या होता है, लेंस का पावर हम निकालते हैं 1/फोकल लेंथ से, ठीक है। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ से क्या निकल आती है, पावर निकल आती है, क्षमता निकल आती है लेंस की, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है, तो 1/फोकल लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो मीटर इनवर्स वही होता है आपका डायोप्टर। मीटर इनवर्स को ही क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको वहाँ पीछे बताया था, कॉनकेव मतलब नेगेटिव और कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव। यानी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कॉनकेव की पॉजिटिव होगी। अब चाहे वो मिरर हो या चाहे वो लेंस हो, यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना अपना कि कॉनकेव मिरर तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव मिरर की तो फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो कॉनकेव लेंस की कॉनकेव मिरर की तो नेगेटिव थी तो इसकी क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस की पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केव है तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। केव है अगर केव तो नेगेटिव ही फोकल लेंथ होगा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक।
कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा जा रहा है वो u उसका नेगेटिव नेगेटिव ही रखना होता है। u हमेशा नेगेटिव ही आएगा। समझ आ रही है आपको बात? बस यहाँ पे अंतर ये हो जाता है कि अगर v पॉजिटिव आता है, ठीक है, वहाँ पे जब v नेगेटिव आ रहा था तब बोल रहे थे हम रियल और इन्वर्टेड। यहाँ v जब पॉजिटिव आएगा तो उसको हम बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड। अगर लेंस के उस साइड इमेज बनती है तब उसको हम बोलते हैं क्या? रियल और इन्वर्टेड। बस ये अंतर हो जाता है मिरर और लेंस में, कि मिरर के केस में हमने ये देखा था कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे अगर इमेज बन जाए तो उसको बोलते हैं रियल इमेज, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। लेंस के केस में उल्टा हो जाता है, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट अगर इमेज बन रही है, ऑपोजिट, तो उसको बोलते हैं रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी। यानी ऐसी तो बन ही नहीं सकती, वो ऐसे ही बनेगी हमेशा। ठीक है, यानी लेंस की उस साइड इमेज अगर बन रही है तो ऐसी ही बनेगी उल्टी, क्योंकि उस साइड बन रही तो रियल होगी और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, और पावर कैसे निकालते हैं? 1/4 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपको मीटर में रखना है, तभी आंसर डायोप्टर में निकल के आएगा। ठीक है, कल पढ़े थे डिफ्रैक्शन साउंड में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ साउंड। ठीक है, वैसे बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, सिंपल। वहाँ पर मैंने कल क्या बताया था? लाइट की बेंडिंग नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत छोटा कर दें। जो गैप है अगर आप इसको बहुत नैरो डाउन कर देंगे तब लाइट का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं तब लाइट बेंड हो सकती है, नहीं तो लाइट बेंड नहीं होती। लाइट हमेशा आपके सीधी ट्रैवल करेगी। लाइट बेंड सिर्फ तभी हो सकती है जब अराउंड दी एजेस, जब बहुत ही स्मॉल ओपनिंग हो। क्यों? क्योंकि जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, छोटी होती है, एज़ कम्पेयर टू साउंड। साउंड वेव के कंपैरिजन में लाइट वेव की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, वो बहुत छोटी होती है। इसलिए अगर उसका डिफ्रैक्शन करवाना है तो ओपनिंग को बहुत छोटा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फाइनली टॉपिक ख़त्म हो गया। अब ये टॉपिक एक बारी में समझ में इस तरीके से नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से बैठेंगे नहीं और इमेज फॉर्मेशन करेंगे नहीं। तो आपका ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आपका यही है। अगर यहाँ से टफ सवाल बनता है, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ से अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनेगा, लाइक इमेज फॉर्मेशन, उसने पूछ लिया कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज कहाँ बनेगी, जनता से सवाल नहीं होता है, जनता से सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पर बैठ के बना लेंगे खुद से, एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस ब्लैंक पेपर में यहाँ पर बस इमेज फॉर्मेशन करिए कॉनकेव मिरर में, बस कॉनकेव मिरर बना लिए तो वही कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। ये कॉनकेव मिरर है और वही सेम कॉन्वेक्स लेंस में हो जाता है। बस अंतर ये होता है कि यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा, यहीं पे इमेज बनती है, उसको हम रियल बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने में यहाँ पर इमेज बनती, उसको रियल बोलते हैं। बस तुमको इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक काम करो, कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कर लो, कि सीधे पास कराओ, फोकस डिस्चार्ज लो, फोकस से पास कराओ, सीधे निकाल दो, इस तरीके से। बस आखिरी के 2 केसेस में अलग हो जाता है, जहाँ पर हम एक तो निकाल देते हैं जब हम फोकस पे रखते हैं, तो एक तो सीधे डालते हैं तो फोकस निकल जाती है, और एक जाल डालते हैं यहाँ पर पोल पे, और वो इसी तरीके से जिस एंगल पे डाला उसी एंगल पे निकल जाती है। बस ये वाला एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेकेंड लास्ट केस। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रखा और एक रखा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी। बस 2 केसेस रखना। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या याद करना है? वेद, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड और दूसरे केस में डिमिनिश्ड, यानी छोटी ही इमेज बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और कॉनकेव मिरर के केस में क्या है? कॉनकेव मिरर ऑलवेज, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स क्या? ऑलवेज फॉर्म्स वेद, ऑलवेज वेद, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। लेकिन कॉनकेव ऑलवेज तो नहीं, लेकिन हाँ हमेशा रियल इन्वर्टेड तो बनाता है, एक्सेप्ट वन केस, एक्सेप्ट वन केस। वो क्या है कि जब पोल और फोकस के बीच में तुम ला के रख दोगे ऑब्जेक्ट को, तब वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगी, नहीं हर केस रियल इन्वर्टेड बनेगा। यानी कि अगर कोई तुमसे सवाल रख दे, मतलब मैं यहाँ न्यूमेरिकल थे नहीं तो इतने अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं और सिर्फ बिना कुछ किए उड़ जाते हैं सीधे। जैसे कि उसने बोला कि एक मिरर है कोई, ठीक, एक कोई मिरर है और वहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ इमेज बनी, ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, ठीक। और मान लो कि उसका मैग्नीफिकेशन बोल दिया, कुछ भी मान लो उसका बोल दिया उसने ना, क्या बोल दिया, ऐसे मान लो कि उसने बोल दिया उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव 0.6 ऐसा कुछ बन रहा है, ध्यान समझना, नेगेटिव। अब भाई ठीक है, अब सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव का 0.6 बन रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव का मतलब है सीधी इमेज बन रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बन रही है, मतलब इरेक्ट है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट है, वर्चुअल होगी, ठीक, इरेक्ट है, वर्चुअल होगी, ओके।
तो यानी कि ये या तो कॉन्वेक्स मिरर का केस होगा या कॉन्केव में एक आखिरी केस होगा, ठीक है। या मान लो इस तरीके से उसने बोल दिया, कभी नेगेटिव में रख दिया, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में रख दिया, ठीक है, और आपसे फोकल लेंथ इस तरीके से पूछ ली, तो अगर मैग्नीफिकेशन, अगर मान लो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में है, यानी कि नेगेटिव का मतलब है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो रियल होगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड कभी कॉन्वेक्स मिरर में बनता ही नहीं है केस। तो यानी कि अगर फोकल लेंथ पूछी है और ऑप्शन में ऑप्शन दिए हुए हैं जो भी, और उसमें से फोकल लेंथ किसी की मान लो कि पॉजिटिव दी हुई है, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स कभी रियल इन्वर्टेड बनाता नहीं है, कॉन्वेक्स कभी रियल इन्वर्टेड बनाता नहीं है। क्योंकि वो कभी रियल इन्वर्टेड बनाता नहीं है, तो मतलब कि वो कॉन्केव मिरर ही होगा। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से आपको गेस लगाना होता है। लाइक कॉन्केव मिरर के आपने इमेज फॉर्मेशन समझ ली है, ठीक। अब आपको पता है कि फोकस पे रखने पे कहाँ बनती है। जैसे एक मैंने न्यूमेरिकल करवाया था अभी आपको कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखा हुआ था। कैसे पता चला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा था, उसका आधा किया, फोकल लेंथ निकल आई, वो 25 था, निकल के आया, और वो उसने बोला ऑब्जेक्ट भी 25 पे रखा हुआ है, यानी कि इन्फिनिटी पे इमेज बन रही होगी। उसके लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर सीधे वर्डिंग्स में हो जाता है। वी अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा है, वी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये है कि इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी भाई मेरे, वर्चुअल ही बनेगी। जैसे कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर वी पॉजिटिव बन रहा है, मतलब यहाँ पर बन रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में इमेज बन रही है, पॉजिटिव में, यानी कि वो कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है, कॉन्केव में, पोलर फोकस में। ये दिमाग तभी खोल पाएगा मेरे बोलने से नहीं, तुम्हारे करने से। तो वो सारे केसेस बनाओगे, अपने आप समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और फिर अपने आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो सब लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की, ठीक है, और नोट्स चाहिए, PDF चाहिए लेक्चर का, क्विजेस चाहिए, बैच 4.0 में आप एनरोल कर सकते हैं चाहें तो। ऑलराइट, ये इंग्लिश का है एंड दिस इज़ योर कॉम्बो बैच। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा खुद से बिना बनाए ये होगा नहीं। क्वेश्चन आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल तो यहाँ पर है ही नहीं, वैसे ऐसा नहीं न्यूमेरिकल आते नहीं, आए भी हैं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब जैसे, ठीक है, पहले मैं तुमको ये वाले कुछ करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे पावर का ही है, पावर का करो, कैसे निकालोगे? पावर ऑफ अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे बताओ? पावर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ। लेकिन ध्यान रखने को मैंने क्या बोला था, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए, मीटर में, ठीक है भाई। देखो, तुमको एफर्ट मारना पड़ेगा इस चैप्टर में, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने भी इस पूरे लेक्चर को ख़त्म किया बिना पानी पिए, बिना ब्रेक लिए, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ताकि आपका फोकस इधर उधर ना हो, ठीक है। तो 1/4 फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.1 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 10 डायोप्टर। समझ आई बात? ठीक है। अभी ये सब पढ़ानी है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है। कल का टॉपिक छोटा होगा तो इसको, इन क्वेश्चंस को करके आना, बैच में आपको PDF मिल जाएगी, इन क्वेश्चंस को करके आना, और मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कल थोड़े से क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो करके आना। ये वाला क्वेश्चन करो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ये है, इमेज डिस्टेंस। और मुझे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मतलब लोग, आई नो कि दिमाग उनका भट्ट हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ इमेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ इमेजेस जब हम दो प्लेन मिरर को किस ओरिएंटेशन में रखते हैं तो कितनी इमेज बनती है, वो कल मुझे याद दिलाना, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज क्वेश्चन अभी 1-2 कर लो, फिर कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अब हमेशा उसको तुम नेगेटिव रखो पहले तो, ठीक है, वो नेगेटिव ही होगा वो, ठीक, लेफ्ट साइड में ही होता है इसलिए। फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव रखूँ कि नेगेटिव? सर कॉन्वेक्स है, लेंस और मिरर है, फ़र्क पड़ता ही नहीं है, कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस बतानी है, 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, माइनस ये 1/30 लिख लूँ इस तरीके से, और 1/20। अब ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। सो 1/v इज इक्वल टू 1/20
-1/30, 20 और 30 का एलसीएम कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तो 3 - 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/v, ये आ जाएगा 3 में 2 घटाएंगे 1/60, तो v कितना आ गया 60, किस में, सेंटीमीटर में। तो यानी कि 60 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर साइन कैसा है, पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब तुम समझ रहे हो दया, दया इसका मतलब ये है कि इमेज जो v जो है वो यहाँ बन रहा है। और मेरे भाई मिरर के केस में, अगर मिरर के केस में यहाँ मिरर के साइड में ही बननी चाहिए इमेज, तब उसको रियल बोलते हैं। लेंस के केस में जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट इमेज बननी चाहिए, तब उसको रियल बोलते हैं। तो क्या इमेज हो जाएगी भाई मेरे, रियल होगी। लेकिन कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो इसका नेचर पूछा नहीं है, इसका नेचर पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। कॉन्वेक्स लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस बराबर कॉनकेव मिरर। u क्या है 30, f क्या है 20, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, क्यों ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बिटवीन f एंड 2f। भाई मेरे f अगर 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f कितना होगा, 40 होगा। यानी कि अगर ये 40 है, ये 20 है, इमेज वो कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन दोनों के जस्ट बीच में रखा हुआ है। अब जब बीच में रखता है तो बीच में होता है तो कहाँ होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है इमेज। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 है तो 40 के बियॉन्ड बनेगी। यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। मुँह जवानी तुम कर सकते हो इसको, मुँह जवानी कर सकते हो तुम इसको, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। बात समझ में आई कि तुमने निकाल लिया कि भाई ये तो सी और एफ के बीच का केस है, और जब सी और एफ के बीच का केस होता है तो बियॉन्ड सी बनती है इमेज। वो ऐसे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। पेपर लेके बैठना होगा क्लास के बाद, जैसे मराठा किंगडम, तुम जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि थोड़ा सा ब्रेक लो क्लास के बाद, पूरा चार्ट बनाओ, पूरा छप जाएगा मराठा। बहुत लोगों ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे कि सर देखो हमने बनाया, मराठा आज तक समझ नहीं है, अब कभी भूलेंगे नहीं। मराठा पूरा जो किंगडम था, पूरी जो गेनोलॉजी थी, पूरा जो उनका जो वंश था उनका पूरा, वही यहाँ पे भी है। थोड़ा ब्रेक लो, जैसे प्लांट एनिमल किंगडम में भी यही बोला था कि ब्रेक लो और उसको पूरा बनाओ। कुछ चैप्टर में चाहिए होता है क्लैरिटी के लिए, आपको खुद से एफर्ट मारने होंगे, और वो ये चैप्टर है। मज़ा आने लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पीएचडी करनी है इसमें, तुमको पीएचडी करवानी होती तो मैं आराम से लेंसों की भी इमेज फॉर्मेशन बना के दिखा रहा होता, लेकिन पीएचडी नहीं करनी, और ना ही हमें बोर्ड के एग्जाम देने। हमारा काम है क्वेश्चन को सही करना, और अगर हमें कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया तो कॉन्वेक्स लेंस का सेम वही है, समझने की ज़रूरत है भी नहीं वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करिएगा अपने से, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बैच के अंदर। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हम आगे करेंगे, जैसे कल का टॉपिक छोटा होगा, ह्यूमन आई एंड विजन होगा, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा कुछ रिवाइज़ नहीं है हिस्ट्री, तो मैडम जी रिवाइज़ करिए निधि जी। पहले दिन मैंने आपको बोला था कि भाई जिसका रिवीजन नहीं हुआ ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, रिवीजन पे पहले फोकस करो। मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट पे कमांड टाइट होनी चाहिए, ढीले नहीं पढ़ने चाहिए आप इन 4 सब्जेक्ट में। अगर आपके 4 सब्जेक्ट टाइट हैं तो एग्ज़ाम के थोड़े पहले भी अगर आप एफआरबी से रिवाइज़ कर लोगे या वन शॉट देख लोगे तो उससे काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर आप ठीक है, अगर आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते चलोगे, कोई भी ढंग से नहीं करके चलोगे, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि यार मैं किस में वन शॉट देख लूँ जिससे मेरा तुरंत हो जाए, और किसको मैं अपने नोट से रिवाइज़ कर लूँ, बैच के नोट से। अब तुमको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेरे टाइट हैं। अब तुमको ये पता चल गया कि भाई मेरे ये टाइट है, लेकिन मेरे साइंस में 0 सन्नाटा है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइम तो मेरे पास है नहीं, मैं बायो का वन शॉट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे आपको वन शॉट चैनल पे मिल जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, उसको ख़त्म कर लेता हूँ, आसान उसी को पढ़ता रहूँगा। छोटा है क्वेश्चन, अगर आसान आएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा रिस्क लेंगे। ओके, और क्योंकि क्वेश्चन उतने ज़्यादा आ नहीं रहे हैं उससे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन सब टॉपिक से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 4 कोर सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि वो अगर चारों स्ट्रांग है तो चारों का कॉम्बो कभी धोखा नहीं देगा। हो सकता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है पॉलिटी से क्वेश्चन ना आए, लेकिन चारों का कॉम्बो धोखा नहीं देगा आपको कभी। ये बात हो जाती है, बड़े हैं नो डाउट, लेकिन फिर अब क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है ना उसका। तो अच्छा से सी एस्पिरेंट, चलिए थैंक यू। तो कल मिलते हैं ह्यूमन आई एंड विजन टॉपिक पे। ऑलराइट, थैंक यू।